तो पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा कि पेनीवाइज तुरंत अपनी नींद से उठ गया था और वो विल को डेडलाइट्स दिखा के मूर्ति जैसा बना दिया था, मतलब स्टन कर दिया था। इस एपिसोड में चीजें तुरंत ही नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। पूरे डेरी टाउन में धुंध या स्मोक जैसा कुछ फैलने लग गया था और मिलिट्री वाले भी ये मॉनिटर कर रहे थे। इस धुंध की वजह से डेरी टाउन के ट्रीज मुरझाने लगे थे और हम एक लेडी को पेनीवाइज की तरह स्माइल करते भी देखते हैं। इट वॉज क्लियर कि पेनीवाइज अब आजाद होने लग गया था, जिसका नेगेटिव इफेक्ट पूरे डेरी शहर पे दिख रहा था। हद तो तब हो जाती है जब ये धुंध और वी कैन से पेनीवाइज डेरी हाई स्कूल में एंटर कर जाता है और वो प्रिंसिपल के चेंबर से प्रिंसिपल की आवाज में अनाउंस करता है कि सारे क्लासेस आज के लिए कैंसिल हो गए हैं। अपर क्लासमैन को छोड़ के सारे बच्चे ऑडिटोरियम में जमा हो जाएं फॉर ऑल स्कूल असेंबली। यहाँ पेनीवाइज जानबूझकर थोड़े बड़े बच्चों को जाने दिया था, लाइक अपर क्लासमैन, और कम उम्र वाले बच्चों को ऑडिटोरियम में बुला लिया है। इन बच्चों में हम बर्ट द टर्टल वाले कॉस्ट्यूम में भी एक बच्चे को देखते हैं। अब जैसे ही सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं, इनका प्रिंसिपल सामने आता है जो कि अजीब तरह से एनिमेटेड वे में बच्चों को एड्रेस कर रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो उसे पपेट की तरह कोई ऑपरेट कर रहा हो। फिर एकदम से प्रिंसिपल कहते हैं कि शो दिखाने आ रहे हैं पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। इसके तुरंत बाद पेनीवाइज निकलता है जो कि पहले प्रिंसिपल का सर अलग कर देता है और जैसे ही बच्चे चिल्लाना शुरू करते हैं, पेनीवाइज अपनी आइकॉनिक डांस परफॉर्म करता है। बच्चे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑडिटोरियम का डोर लॉक हो चुका था। देन पेनीवाइज डेडलाइट्स दिखाकर सारे बच्चों को फ्रीज करके हवा में लेविटेट करवा देता है। दूसरी तरफ रॉनी, मार्ज और लिली अपने अड्डे पे होते हैं जहां वो पूरे डेरी टाउन में धुंध फैलता देखते हैं। तीनों फौरन नीचे जाती हैं जहां ढेर सारे मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए थे। इन पोस्टर्स में डेरी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे, लाइक पैटी, ट्रॉय एक्सेट्रा। इनफैक्ट मिसिंग बच्चों में विल का भी पोस्टर था। ऐसे में तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग विल को बचाने जाएंगे। वहीं पेनीवाइज तो क्लाउन वाले कार्ट पे बैठ के ट्रम्पेट बजा रहा था और सभी बच्चे हवा में लेविटेट होते हुए इस पेनीवाइज कार्ट के पीछे जा रहे थे। इस सीन को देख के मुझे पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन की कहानी याद आ गई, जहां पाइड पाइपर पूरे टाउन के बच्चों को गायब कर दिया था। और देखा जाए तो यहाँ पेनीवाइज भी वैसा ही कुछ कर रहा है। एनीवेज, रॉनी, मार्ज और लिली अपने स्कूल डेरी हाई पहुंचती हैं जो कि पूरी तरह से खाली थी। इन्हें बस यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल की लाश मिलती है। ये लोग नोटिस करती हैं कि सड़क पे एक खून का ट्रेल बन गया था, विच मींस कि खूनी ट्रेल का पीछा करके तीनों पेनीवाइज तक पहुंच सकती हैं। बस फिर क्या था, तीनों एक ही साइकिल पे सवार होके आगे बढ़ती हैं, लेकिन एक बाइक पे अगर 3 बच्चे बैठेंगे तो बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मार्ज प्लान करती है कि वो पास वाले मिल्कमैन का ट्रक उठा लेगी, उसे चलाएगी और इस ट्रक की मदद से ही खूनी ट्रेल का पीछा करेगी। अब मिल्कमैन जो था वो भी पेनीवाइज के कहर में खत्म हो गया था, यानी कि उसका ट्रक ऐसे ही पड़ा हुआ था। और जहां तक बात है कि मार्ज को ट्रक चलाने आती है कि नहीं, वो अपने अंकल को चलाती देखी थी तो उसे थियरी में चलानी आती थी, लेकिन रियलिटी में वो कभी चलाई नहीं थी। स्टिल वो हिम्मत करके ट्रक चलाने लगती है और उसके साथ रॉनी और लिली भी ट्रक में आती हैं। दूसरी तरफ लीरॉय हैनलन अपने बेटे विल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कॉल लग ही नहीं रहा था। वैसे दोस्तों, यहाँ से मैं वीडियो में लीरॉय हैनलन को लीरॉय कह के ही संबोधित करूंगा, वरना हैनलन या हैलरन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो हाँ, अब से मैं लीरॉय बोलूंगा। एनीवेज, तभी लीरॉय के फोन पे पेनीवाइज का कॉल आता है जो कि उन्हें विल की आवाज सुनाता है। वो बेसिकली लीरॉय को भड़का रहा था कह के कि तुम्हें तो कोई चीज से डर नहीं लगता ना, लेट्स सी इफ तुम्हें अपने बच्चे के लिए डर लगता है या नहीं। इस कॉल से लीरॉय बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और वो फौरन डिक हैलोरन को ढूंढना शुरू करते हैं। वहीं हैलोरन की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि उसे मुर्दे दिख रहे हैं जो कि अब उससे इंटरैक्ट करने लग गए हैं और ये सब हैलोरन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसे उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि हैलोरन तो खुद को समाप्त करने की सोच रहा था। तभी उसके कमरे में लीरॉय आते हैं और वो हैलोरन से गिड़गिड़ा के मदद मांगते हैं, सेइंग कि उनका बेटा विल अब इट के गिरफ्त में है। हैलोरन यहाँ लीरॉय को ब्लेम करता है कि उनके कारण ही आज हैलोरन की ये हालत है और लीरॉय कहते हैं कि हैलोरन बस एक बार उनकी मदद कर दे, इसके बाद जो उनसे बन पड़ेगा वो सब कुछ हैलोरन के लिए करेंगे। इनफैक्ट अगर हैलोरन का मकसद है कि उसे खत्म ही होना है तो लीरॉय खुद ट्रिगर को पुल करेंगे। ये सुन के हैलोरन समझ जाता है कि लीरॉय बहुत डिस्परेट है और इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बट द प्रॉब्लम वाज कि इस बुरी हालत में आखिर वो मदद करेगा कैसे। वहीं मिलिट्री बेस पे कर्नल फुलर जनरल शॉ को बताते हैं कि लीरॉय बेस से कार लेके भाग गए हैं और वो अपने साथ हैलोरन को भी ले गए हैं। ये सुन के जनरल शॉ ऑर्डर देते हैं कि कैसे भी करके लीरॉय को रोका जाए, वरना वो इट की आजादी के प्रोसेस में दखल अंदाजी कर सकते हैं। वहीं लीरॉय किसी तरह हैलोरन के साथ रोज के घर पहुंचते हैं जहां शार्लेट, रोज, हैंक और नेटिव इंडियन बंदा टैनियल था। शार्लेट को जब पता लगता है कि पेनीवाइज उनके बेटे विल को उठा के ले गया है तो वो बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करती हैं। इनफैक्ट वो लीरॉय पे हाथ भी उठाती हैं। इस पॉइंट पे रोज बीच में आती है, सेइंग कि अगर हैलोरन उस डैगर को ढूंढ ले जो कि इनकी फैमिली में हमेशा से था, तो उस डैगर को सही जगह पे दफना के ये लोग वापस पेनीवाइज को सील कर
सकते हैं। अगर आपको याद हो दोस्तों तो 13 पिलर्स में से एक तो मिलिट्री मेल्ट कर चुकी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा डैगर बचा है जो कि फिलहाल लिली के पास है। तो यहाँ उसी डैगर को इस्तेमाल करने की बात हो रही है एज 13th पिलर। रोज मैप पे दिखाती है कि हर एक पिलर का एक इफेक्टिव जोन है और 13 पिलर्स को उसी हिसाब से दफनाया गया था ताकि सबके जोन्स ओवरलैप होगा और इस ओवरलैप से ऐसा एरिया क्रिएट होगा, मतलब ऐसा केज क्रिएट होगा जिसमें कोई भी गैप नहीं होगा। तभी पेनीवाइज इतने सालों से डेरी में फंसा हुआ है, लेकिन क्योंकि एक पिलर निकाल दिया गया है तो पेनीवाइज एस्केप करने लग गया है। ना अगर पेनीवाइज सदर्न बैंक रिवर के पास वाले ग्रेट पाइन ट्री को क्रॉस कर गया तो उसे सील करना असंभव होगा। इसलिए इससे पहले कि पेनीवाइज उस एरिया को क्रॉस करे, इन्हें डैगर को यूज करना होगा एज 13th पिलर, जिसे पेनीवाइज को वापस से रीसील किया जाए या फिर केज में डाला जाए। बट द क्वेश्चन वाज कि हैलोरन इस हालत में उस डैगर को लोकेट करेगा कैसे? वेल, इसका उपाय भी रोज के पास था। रोज के पास मैटरिन रूट्स थे जिसका चूरन बना के वो एक टी बनाती है। रोज बताती है कि इस टी को पीने से हैलोरन उस रेल्म की सारी चीजों से कनेक्ट हो जाएगा जहां से पेनीवाइज आया है, क्योंकि शायद मैटरिन रूट जो है वो भी उसी रेल्म से आई होगी। इनफैक्ट इस रूट का नाम भी अगर देखा जाए तो मैटरिन है, जो कि रेफर करता है उस जायंट टर्टल को जिसे हम पेनीवाइज के दुश्मन के रूप में जानते हैं। मैटरिन के बारे में मैंने कई बार बात कर रखी है। एनीवेज, तो सिंस इस चाय को पी के हैलोरन भी उस रेल्म की चीजों से कनेक्ट कर पाएगा तो वो डैगर को भी लोकेट कर पाएगा, क्योंकि डैगर भी उसी रेल्म से आई है। रही बात की हैलोरन से जो मुर्दे इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिनको वो देख रहा है, उन चीजों को कैसे रोका जाए? तो इसका जवाब सिंपली ये है कि जब माइंड का एक रास्ता खुलता है तो दूसरा बंद होता है। यानी कि जैसे ही हैलोरन पेनीवाइज वाले रेल्म से कनेक्ट करेगा, उसका मुर्दों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली फोर्स बंद होगी, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। मतलब हैलोरन कहीं ना कहीं ठीक होगा। इन शॉर्ट कहें तो हैलोरन वापस से पहले जैसा हो जाएगा, जहां अपने शाइन को ढंग से कंट्रोल कर पाएगा। बस फिर क्या था, हैलोरन तुरंत इस टी को पी लेता है। टी पीते ही हैलोरन देख पाता है कि फिलहाल डैगर लिली के पास है और वो लोग मिल्क ट्रक में पेनीवाइज के पीछे जा रहे हैं टू सेव विल। अब ये लोग जा तो रही थी, लेकिन रास्ते में एक पॉट होल आने से मार्ज का बैलेंस बिगड़ता है और इनकी ट्रक ठुक जाती है। इस एक्सीडेंट में डैगर बाहर गिर जाता है और लिली डेस्परेटली डैगर को ढूंढने लगती है। मार्ज को डैगर बाहर दिखता है और इससे पहले मार्ज डैगर को हाथ लगाती, लिली चिल्लाने लगती है सेइंग कि ये डैगर उसके अलावा कोई नहीं छुएगा। लिली डैगर उठा लेती है और वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। वो डैगर को लेके कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो गई थी, विच वाज नॉट नॉर्मल। अब ऐसा क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें रोज से ही मिलता है। फिलहाल रोज, हैंक, टैनियल, विल, शार्लेट और हैलोरन डैगर को लोकेट करते हुए बच्चियों के करीब जा रहे थे इन अ व्हीकल। और यहीं पे रोज बताती है कि डैगर का बच्चियों के साथ होना सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डैगर उस कॉमेट का लॉस्ट फ्रैगमेंट है जिसपे पेनीवाइज पृथ्वी पे आया था। वो कॉमेट नीबोल्ट स्ट्रीट वाली जगह पे क्रैश हुआ था और ये डैगर उसी कॉमेट का पार्ट है जिसे निकाला गया था। ऐसे में डैगर के अंदर एक इनहेरेंट विल है कि वो वापस घर जाना चाहता है, लाइक एनी लॉस्ट थिंग। यानी डैगर कॉमेट तक जाना चाहता है और इसके लिए डैगर विल्डर के दिमाग को डैमेज करता है। इनफैक्ट आप डैगर को कॉमेट से जितनी दूर लेके जाएंगे, आपके माइंड पे आने वाला डेंजर उतना ज्यादा ही बढ़ता जाएगा और डैगर उतना ही रेजिस्ट करेगा। ये डैगर इतनी ज्यादा फोर्स से रेजिस्ट कर सकता है जिसकी हम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स कि क्यों लिली उस डैगर को लेके पॉजिटिव हो गई है और क्यों उसकी हरकतें बहुत रूड सी हो गई है। नाउ लिली के एब्नॉर्मैलिटी को कहीं ना कहीं मार्ज और रॉनी भी नोटिस कर ली थी और ये दोनों आपस में बात करके प्लान कर रही थी कि वो लिली के हाथ से डैगर ले लेंगी। लिली भांप लेती है कि मार्ज और रॉनी उसके खिलाफ कुछ तो प्लान कर रही है। मार्ज और रॉनी चोरी छुपी बातें कर रहे थे, नजरें मिला रहे थे और ऐसे में लिली उस डैगर को लेके भागती है। रॉनी और मार्ज समहाउ लिली को पकड़ती है और उसके हाथ से डैगर छीनने लगती है। लिली कहने लगती है कि वो क्रेजी है और उसके कारण सभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन रॉनी यहाँ लिली को समझाती है कि लिली लाइफ बोट की तरह है, हु विल सेव देम। ये सुन के लिली काम डाउन करती है और मार्ज उसके हाथ से डैगर ले लेती है। डैगर के हाथ से निकलते लिली का बर्ताव सही हो जाता है और यहाँ तीनों डिसाइड करते हैं कि वो बारी बारी से इस डैगर को कैरी करेंगे। मतलब कोई भी एक इंसान बहुत देर तक इस डैगर को नहीं पकड़ेगा। तभी एकदम से डैगर ग्लो करती है और सामने ये लोग लेक देखते हैं जो कि जम चुकी थी और इसी लेक के ऊपर सारे बच्चे मूर्ति की तरह हवा में लटके हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हैलोरन डैगर को ट्रैक करते हुए पेनीवाइज तक को देख पाता है और वो बता देता है कि पेनीवाइज ऑलरेडी लेक तक पहुंच गया है। ये सुन के रोज कहती है कि पेनीवाइज जल्द ही पेरीमीटर क्रॉस कर जाएगा और इतने कम समय में ये लोग पेनीवाइज को नहीं रोक सकते। ये सुनते लीरॉय हैलोरन से रिक्वेस्ट करता है कि वो कैसे भी करके पेनीवाइज के ब्रेन में जाए और उसे रोके, मतलब उसके दिमाग में घुसे। नाउ कमिंग टू लिली, मार्ज एंड रॉनी, ये तीनों फॉरेन फ्रोजन लेक पे जाती हैं और विल को ढूंढ निकालती है जो कि बाकियों की तरह हवा में लेविटेट कर रहा था। तभी सामने कार्ट से पेनीवाइज बाहर आता है और इनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एकदम से रॉनी पेनीवाइज को यह डैगर दिखाती है जिसे देख पेनीवाइज भागता है, लेकिन वो एक क्लाउन की तरह इन तीनों के आसपास मंडराने लगा था और एकदम से वो मार्ज पे अटैक करके उसे खींच लेता है। इसके बाद दोस्तों मार्ज और पेनीवाइज का 1-on-1 कन्फ्रंटेशन होता है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जो बातें पेनीवाइज मार्ज से कहता है वो काफी डीप थी और इस पे हम थियरीज में और भी ज्यादा बात करेंगे, बट फॉर नाउ मैं अब
आपको बताता हूँ कि पेनीवाइज क्या कहता है। सो बेसिकली पेनीवाइज मार्ज को मार्गरेट टोजियर नाम से बुलाता है। मार्ज का सरनेम टोजियर नहीं है। वो एकदम आश्चर्य में चली जाती है कि पेनीवाइज उसे टोजियर क्यों कह रहा है। पेनीवाइज कहता है कि तुम फिलहाल टोजियर नहीं हो, क्योंकि पहले तुम्हें प्यार होगा, फिर तुम्हारी शादी होगी और तब तुम्हारा सरनेम चेंज होगा। उसके बाद तुम्हें बच्चा होगा रिची टोजियर। जी हाँ दोस्तों, रिची वही बंदा है जिसे हम लूजर्स क्लब में देखे थे और रिची और उसकी गैंग ही पेनीवाइज को खत्म कर पाए थे इन इट चैप्टर 2 मूवी। पेनीवाइज यहाँ मार्ज को रिची टोजियर की फोटो भी दिखाता है, सेइंग कि यही बच्चा अपने दोस्तों के साथ मुझे खत्म करेगा। लेकिन अगर पेनीवाइज अभी ही मार्ज को खत्म कर दे तो फ्यूचर में रिची एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पेनीवाइज ये भी कहता है कि मेरी मौत वाकई में मौत ही होगी या फिर मेरा जन्म है। इस बात को लेकर पेनीवाइज कंफ्यूज था, क्योंकि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब साथ में देखता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि पेनीवाइज के लिए टाइम हमारी तरह लीनियर वे में काम नहीं करती। रादर वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको एक साथ परसीव करता है, जिस कारण से वो मार्ज का फ्यूचर भी बता पा रहा है। इनफैक्ट पेनीवाइज तो अपनी मौत का भी अनुमान लगा लिया है, बट सिंस पास्ट और फ्यूचर उसके लिए एक समान है, इसलिए वो अपनी मौत और बर्थ को अलग अलग नहीं देख पा रहा। इसी वजह से वो कंफ्यूज्ड है कि जब वो खत्म होगा तो वो एक्चुअल में खत्म हो रहा है या फिर उसका जन्म हो रहा है। अब इस पे हम थियरी सेक्शन में थोड़ा और खुल के बात करेंगे। फॉर नाउ पेनीवाइज कहता है कि जिस तरह से वो एक जगह और टाइम में कैद होके रह गया है, तो ये उसके लिए इजी नहीं है और वो जल्द ही इस केज से निकल जाएगा। ये कह के पेनीवाइज मार्ज को खाने जाता है, लेकिन एकदम से वो रुक जाता है। क्यों रुक गया? वेल, क्योंकि हैलोरन उसके दिमाग में घुस चुका था। मार्ज इस मौके का फायदा उठा के लिली और रॉनी से मिल जाती है। इनफैक्ट सारे हवा में लेविटेट हो रहे बच्चे भी नीचे गिरते हैं। ये तीनों तुरंत विल को होश में लाती हैं। तभी हैंक, रोज, टैनियल, लीरॉय, शार्लेट और हैलोरन भी गाड़ी से यहाँ पहुंचते हैं। ये लोग सभी बच्चों को यहाँ से निकलने कहते हैं। देन टैनियल और लीरॉय डैगर लेते हैं और उस वाइन ट्री पे स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ताकि पेनीवाइज को फिर से कैद किया जा सके। अभी एकदम से यहाँ आर्मी वाले आ जाते हैं और वो गोली चलाना शुरू करते हैं। एक गोली सीधा टैनियल के गले में लगती है और एक गोली लीरॉय के पैर में भी लग जाती है। टैनियल इस खतरनाक हमले से बच नहीं पाता और वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। ऐसे में लीरॉय अपने बेटे विल, देन रॉनी, लिली और मार्ज को बुलाते हैं और इनको ये डैगर देते हैं, सेइंग कि अब डैगर को उस पेड़ के बॉटम पे स्थापित करने का काम इनका है। विल कहता है कि वो अपने पिता जैसा नहीं है और लीरॉय कहते हैं कि तुम्हें मेरे जैसा बनना भी नहीं है, क्योंकि तुम अपने जैसे होके ही सबसे बेहतर हो। बस फिर क्या था, ये बच्चे फॉग में छुप के दूसरी साइड से डैगर लेके पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। वहीं आर्मी वाले लीरॉय और बाकी एडल्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं। इस पॉइंट तक पेनीवाइज अटका पड़ा था, क्योंकि उसके दिमाग के साथ हैलोरन खेल रहा था। कैसे? वेल, हैलोरन पेनीवाइज के दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया था, जहां पेनीवाइज खुद को 1908 में पाता है, उस मेले के अंदर। जी हाँ, वही मेला जहां पे एक्चुअल पेनीवाइज यानी जो बॉब थे ना, इनग्रिड के पिता, वो परफॉर्म किया करते थे। अब इस मेले के जो परफॉर्मर्स थे वो पेनीवाइज को बॉब कह के पुकार रहे थे, सेइंग कि बॉब मिल गया, जंगल में खो गया था, देखो ये मिल गया। और बॉब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इनग्रिड का जो बाप बॉब था वही असली पेनीवाइज था ना। ये जो इट है पेनीवाइज जो बना हुआ है, वो उनकी बातों से घबरा जाता है और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो यहाँ पहुंचा कैसे। हम जानते हैं कि पेनीवाइज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक टाइम पे परसीव करता है और इसीलिए उसके लिए इनके बीच डिफरेंस कर पाना मुश्किल है। तभी तो वो हैलोरन के छलावे में फंस गया था। पेनीवाइज इनसे कहता है कि वो एक गॉड है जो कि दुनिया को खाता है, लेकिन वहां के लोग तो पेनीवाइज को थप्पड़ मारते हैं और उसे बॉब ही बोल रहे थे। पेनीवाइज पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि उसके साथ हो क्या रहा है। कमिंग टू रियल वर्ल्ड, जनरल शॉ अपनी दूरबीन से पेनीवाइज को अटका हुआ पाते हैं और वो उसे करीब से देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो पेनीवाइज के पास पहुंच के काफी खुश हो रहे थे, सेइंग कि वो आज तक सोचते थे कि क्या ये रियल है या फिर ये सिर्फ एक लिटिल बॉय का नाइटमेयर है। लेकिन पेनीवाइज तो दोनों है। वहीं बच्चे डैगर लेके पेड़ के करीब पहुंच गए थे, लेकिन इस पॉइंट पे डैगर बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है। डैगर रेजिस्ट करना शुरू करता है, जहां विल के दिमाग में ऐसी विचार आने लगती है कि वो डैगर को पेड़ के नीचे नहीं दफनाएगा। विल डैगर लेके उल्टा भागने लगता है, लेकिन बाकी तीन लड़कियां उसे रोकती हैं। ये चारों मिलके किसी तरह वापस पेड़ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसमें इनकी काफी ताकत लग रही थी, एज डैगर बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा था। वहीं अगर पेनीवाइज के इल्यूजन की बात की जाए तो हैलोरन उसे अच्छा खासा फंसा लिया था, लेकिन तभी आर्मी वाले दखल अंदाजी करते हैं, जहां वो हैलोरन को वैन से निकालते हैं, जिससे हैलोरन का ध्यान भटकता है। अब ध्यान भटकी दुर्घटना घटेगी, वही होता है। ध्यान भटकते ही हैलोरन का जो इल्यूजन था वो हिलने डुलने लगता है, मतलब इल्यूजन बिखर रहा था। और जो मेले का मास्टर था ना, जो पेनीवाइज से बात कर रहा था, उसे थप्पड़ भी मारा था। वेल, वो हैलोरन खुद ही था जो कि इल्यूजन क्रिएट करके पेनीवाइज को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इस पॉइंट पे पेनीवाइज को उस आदमी का हाथ ब्लैक दिखता है। पेनीवाइज उसका मास्क उतारता है जिसके अंदर हैलोरन था, डिपिक्टिंग कि पेनीवाइज फाइनली समझ गया है कि ये एक इल्यूजन है क्रिएटेड बाय हैलोरन। बस फिर क्या था, वो हंसते हुए ट्रिकी ढिकी ढिकी कहता है, देन आई एम नॉट बॉब कहते हुए हैलोरन को लात मारता है। इससे इल्यूजन टूट जाता है और पेनीवाइज रियल वर्ल्ड में अपने होश में आता है। वो अपने सामने जनरल शॉ को पाता है, जो कि पेनीवाइज से कहते हैं कि तुम फ्री हो, यू आर फ्री टू गो, और वो उसे छुड़ा रहे हैं, ना कि कैद कर रहे हैं। तभी पेनीवाइज कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं कभी
किसी इंसान की स्मेल को नहीं भूलता। वेल, हम सब जानते हैं कि जनरल शॉ बचपन में एक फेस से डरे थे। पेनीवाइज भी उनको डराया था। एक बंदा था जिसका फेस में आंख नहीं था, उससे ही डरे थे वो। याद है ना, उनकी पास्ट दिखाई गई थी और यही बात पेनीवाइज को याद भी थी, क्योंकि जंगल में भी पेनीवाइज कहीं ना कहीं उन्हें चेज किया था बचपन में। तो हाँ, पेनीवाइज उनका नाइटमेयर बन जाता है, मतलब वही फेस जनरल शॉ को दिखाता है जिससे वो डरते थे। और जैसे ही पेनीवाइज ये रूप लेता है, जनरल शॉ डरना शुरू करते हैं और पलक झपकते ही पेनीवाइज उनको खा जाता है। इसके बाद पेनीवाइज नाचते हुए बच्चों की तरफ बढ़ता है जो कि डैगर को स्थापित करने जा रहे थे। पैरेलल में हैंक, हैलोरन और लीरॉय मिलकर आर्मी वालों पे हमला करते हैं और उनके हथियार छीन लेते हैं। फिर ये लोग पेनीवाइज को शूट करते हैं जिससे पेनीवाइज का सर उड़ जाता है, लेकिन अगले ही क्षण पेनीवाइज किसी डॉल की तरह नया सर पॉप करता है विद स्प्रिंग्स एंड ऑल। लीरॉय की गोलियां खत्म हो जाती है और पेनीवाइज को कुछ नहीं होता। रादर पेनीवाइज अपने सर को वापस उगाता है एंड अपनी डेडलाइट्स दिखा के लीरॉय को स्टन कर देता है। वहीं ये बच्चे डैगर को लेकर पेड़ तक पहुंच गए थे, लेकिन अंत में वो डैगर को जमीन पे टच नहीं करवा पा रहे थे। ये डैगर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस पे आ गया था और डैगर का जमीन पे टच होना जरूरी था, क्योंकि तभी जमीन उसकी पावर्स कंडक्ट करके सारी पिलर्स से कनेक्ट होगा और केज फॉर्म करेगा। पेनीवाइज हंसते हुए बच्चों के करीब पहुंच गया था और ऐसा लगता है मानो वो जीत भी जाएगा, लेकिन तभी हम इंडियन ट्राइब की लीडर सस्की की आत्मा को देखते हैं जो कि अपने साथ रिच की आत्मा को लेके आई थी। जी हाँ दोस्तों, रिच की आत्मा दौड़ते हुए जाती है ताकि वो अपने फ्रेंड्स की मदद कर सके। रिच पेनीवाइज को मिडिल फिंगर दिखाता है, देन अपने 4 दोस्तों की मदद करता है ताकि वो लोग डैगर को जमीन से टच कर सके। इस पॉइंट पे पेनीवाइज एक मॉन्स्टर जैसा फॉर्म में आता है जहां उसके चमगादड़ जैसे पंख निकल गए थे, देन उसकी टांगे बाज जैसी हो गई थी, मतलब क्लॉज आ गई थी पूरी तरह से, और वो उड़ते हुए इन बच्चों की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले वो बच्चों पे हमला करता, एकदम से ये बच्चे डैगर को जमीन पे स्थापित कर देते हैं जिससे सारे 13 पिलर्स वापस से कनेक्ट होते हैं। ऐसा होते पेनीवाइज पे पिलर्स की शक्ति का प्रहार होता है और वो काफी दूर जा गिरता है। यहाँ हम पेनीवाइज को अलग अलग चेहरा बदलते देखते हैं और फाइनली वो पेनीवाइज फॉर्म में आता है। देन वो हंसते हुए लाइवली क्राउड कहता है और उसका शरीर फट जाता है। यहाँ हम पेनीवाइज की ओरिजिनल फॉर्म देखते हैं, विच आर नन अदर देन ऑरेंज लाइट्स। पेनीवाइज तुरंत इस ऑरेंज लाइट फॉर्म में यहाँ से भाग खड़ा होता है। इस पॉइंट पे सभी बच्चे रियलाइज करते हैं कि डैगर को स्थापित करने में रिची की आत्मा उनकी मदद की है, क्योंकि वो सभी रिची को फील कर पाए थे। इससे सभी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और सभी रोते भी हैं। So yes, ये लोग फाइनली लड़ाई जीत गए थे, लेकिन रोज तो डैनियल को खो दी थी। इसके बाद सीन कट होके कुछ दिन बाद का आता है जहाँ रिची की फ्यूनरल चल रही थी और वहाँ मार्ज एक अच्छा खासा स्पीच देती है। सभी बच्चे रो रहे थे और वहाँ हैलरन भी आता है जो कि रिची की आत्मा को वहीं अपने पेरेंट्स और दोस्तों के साथ देखता है। रिच हैलरन को देख के स्माइल भी करता है। इनफैक्ट रिच के पेरेंट्स भी अपने कंधों पे रिच के आर्म्स को फील कर पाते हैं। हैलरन उन्हें बताता है कि जो वो फील कर रहे हैं वो उनका बेटा रिच ही है। इसके बाद हम मार्ज को देखते हैं जो कि एक ट्री को देख रही होती है और इस पेड़ में रिच की एक टॉय एरोप्लेन फंसी थी। ये सीन 2 चीजें डिपिक्ट करती है। फर्स्ट कि कैसे डेरी इज हीलिंग और पेड़ अब सूखे नहीं है, मतलब वापस से ग्रीनरी आ गई है। और दूसरी बात यह है कि रिच की एक प्लेन वाकई स्ट्रीट्स क्रॉस कर गई थी जो कि रिच हमेशा से चाहता था। हम लिली को फाइनली अपने पिता के ग्रेव को विजिट करते देखते हैं जो कि वो आज तक नहीं करी थी, और अब लिली खुश है क्योंकि उसके रियल फ्रेंड्स बन चुके हैं। इसके बाद हम लिली, रॉनी, विल और मार्ज को वापस अपने स्पॉट पे देखते हैं जहां वो शांत डेरी टाउन को देख रही होती है। यहाँ मार्ज फाइनली लिली को बताती है कि पेनीवाइज उससे क्या कहा था। ये वही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली बात है दोस्तों। इनफैक्ट मार्ज ये तक बताती है कि पेनीवाइज के हिसाब से मार्ज का एक बच्चा होगा नेम्ड रिची टोजियर। मार्ज वाज कंफ्यूज्ड क्योंकि अगर पेनीवाइज टाइम में आगे पीछे जा सकता है तो व्हाट इफ वो मार्ज के पेरेंट्स को खत्म कर दे जिससे मार्ज पैदा ही नहीं होगी, और फिर रिची भी पैदा नहीं होगा जिससे पेनीवाइज खत्म ही नहीं होगा। ये सुन के लिली कहती है कि ये फाइट्स उनकी है जिनसे पेनीवाइज लड़ेगा जिस भी टाइमलाइन में, मतलब जो जिस युग में है वो पेनीवाइज से उस तरह से लड़ेंगे। हमारी जो फाइट थी हमने लड़ ली है। वहीं दूसरी तरफ हम हैलन परिवार को रोज के घर पे देखते हैं और लीरॉय अब वॉकिंग स्टिक का यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको पैर में गोली लगी थी। हैलन यहाँ लीरॉय से मिलने आता है और वो बताता है कि अब उसके दिमाग में आने वाली आवाजें एकदम कम हो गई है। सो यस, रोज का वो मैट्रिन रूट काफी इफेक्टिव साबित हुआ है जिससे हैलन इज ऑल ओके नाउ। हैलन यहाँ से सीधा लंदन जा रहा है जहाँ वो अपने एक दोस्त के पास जा रहा है जिसका एक होटल है। उस होटल में हैलन कुकिंग का काम करने वाला है, और ये कौन सा होटल होगा? वेल, नन अदर दैन ओवरलुक होटल, जिसे हमने द शाइनिंग मूवी में देखा था। दोस्तों, स्टीफन किंग की कई नॉवेल्स का लिटरली एक किंग वर्स बन चुका है, कई लोग मैक्रोवर्स कहते हैं, और यहाँ उनकी कई स्टोरीज को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। लीरॉय हैलन से कहते हैं कि अगर उसे मदद की जरूरत पड़े तो वो बेझिझक लीरॉय को कांटेक्ट करे, और हैलन कहता है कि एक होटल में क्या ही बुरा हो सकता है। ये अगेन एक सटल हिंट है कि कैसे ओवरलुक होटल में बुरा ही होने वाला है, एज वो नॉर्मल होटल तो नहीं है। वहीं बाहर हैंक को उसकी फैमिली भी मूव आउट कर रही है फ्रॉम दिस प्लेस, जहाँ
नई जगह जाके वो लोग एक नई आइडेंटिटी लेकर रहेंगे और इसमें रोज के लोग उनकी मदद करने वाले थे। ना हम ये भी जान पाते हैं कि लीरॉय हैनलन को मिलिट्री से ऑनरेबल डिस्चार्ज मिला है, यानी कि वो अपने टर्म्स में मिलिट्री छोड़ चुके हैं और ऐसा एक शर्त पे हुआ। शर्त ये है कि डेरी में हुए इंसिडेंट्स को लेकर लीरॉय को अपना मुंह बंद रखना है और बदले में उन पर कोई एक्शन नहीं होगा, रादर उन्हें एक ऑनरेबल डिस्चार्ज मिला है। लीरॉय का प्लान है कि अब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे, वो भी आउटसाइड डेरी। इस पॉइंट पे रोज लीरॉय और शार्लेट को उन्हें ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है। बेसिकली रोज इन्हें यहीं डेरी में रुकने कह रही थी ताकि ये लोग मेक श्योर कर सके कि आगे कोई और पिलर्स को निकालने की कोशिश ना करे, क्योंकि फ्यूचर में भी लोग इस केज को खोलने जरूर आएंगे। वहीं रोज अपने घर और फार्म को बेचने वाली थी, क्योंकि बिना टैनियल के ये सब उनके लिए कुछ ज्यादा ही था। ये सुन के लीरॉय तुरंत मना करते हैं, सेइंग कि अब वो डेरी में नहीं रह सकते, एज ये उनके परिवार के लिए खतरनाक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट विल एंड रॉनी, ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और देखा जाए तो दोनों डेरी छोड़ के दूर जा रहे हैं। रॉनी अपने पिता हैंक के साथ और विल अपने फैमिली के साथ। ये लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे डेरी से बाहर जाने के बाद लोग इस जगह को भूल जाते हैं एंड इट्स पॉसिबल कि विल और रॉनी भी एक दूसरे को भूल जाएंगे। यहाँ दोनों किस भी करते हैं, जिसके बाद दोनों के जाने का वक्त आ जाता है। अब इससे पहले हैनलन फैमिली जाती, शार्लेट सजेस्ट करती है कि इन्हें रोज का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब डेरी में ही रह जाना चाहिए। आज तक शार्लेट हमेशा ब्लैक लोगों की मदद करती रही थी, वहीं लीरॉय मिलिट्री को सर्व कर रहे थे, देश को सर्व कर रहे थे। लेकिन अब फाइनली दोनों मिलकर एक कॉमन मिशन पे काम कर सकते हैं, विच इज कीपिंग डेरी सेफ एंड मेक श्योर करना कि पेनीवाइज का केज कोई खोल न दे, कोई भी किसी पिलर को छेड़े ना। इनफैक्ट 27 साल बाद जब पेनीवाइज वापस आएगा तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड। ये सुन के लीरॉय भी अग्री करते हैं और विल खुश हो जाता है, क्योंकि अगर वो डेरी से बाहर नहीं जाएगा तो वो रॉनी को नहीं भूलेगा। ऐसे में वो रॉनी को लेटर्स लिख के उसे भी सब कुछ याद दिलाता रहेगा। यहीं पे वेलकम टू डेरी चैप्टर 1 खत्म हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ हमें एक और छोटी सी सीन दिखाई जाती है, विच इज रिलेटेड टू इनग्रिड। इनग्रिड फिलहाल जूनिपर हिल में है, जहां वो अपने दिमागी संतुलन खो चुकी है। डॉक्टर्स उसे सॉन्ग सुना के काम डाउन कर रहे हैं और एकदम से सीन 26 साल बाद का आता है, यानी अक्टूबर 1988 का, जहां इनग्रिड बूढ़ी हो चुकी है और पेंटिंग बना रही होती है। तभी हॉस्पिटल में कुछ शोर होता है और इनग्रिड देखने जाती है कि आखिर क्या हुआ है। यहाँ हम एक कमरे में किसी औरत को लटका पाते हैं और उस औरत के हस्बैंड और बेटी रो रहे होते हैं। हस्बैंड अपनी बेटी को धक्का देता है एज इफ वो उसको ही इसके लिए ब्लेम कर रहा है। और फिर हम लड़की को देख पाते हैं, हु वाज नन अदर देन बेवर्ली मार्श। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लूजर्स क्लब याद हो तो उसकी एक मेंबर बेवर्ली भी थी, जिसके बारे में हमें बताया गया था कि उसकी माँ नहीं रही और उसके पिता उसे अब्यूज करते थे। ये वही बेवर्ली है और इनग्रिड हंसते हुए उससे कहती है कि ओ डियर, उदास मत हो, तुम्हें पता है ना लोग डेरी के बारे में क्या कहते हैं, जो भी यहाँ खत्म होते हैं वो रियलिटी में कभी खत्म नहीं होते। और यहीं पे फाइनल एपिसोड खत्म हो जाती है। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि इनग्रिड ऐसा क्यों कहती थी, क्योंकि उसके पिता खत्म हो गए थे, लेकिन पेनीवाइज में वो अपने पिता को देखने लग गई थी। खैर, तो ये थी इट वेलकम टू डेरी चैप्टर 1 की पूरी कहानी और ये सीरीज वाकई में काफी बढ़िया थी। अब क्योंकि इसे चैप्टर 1 कहा गया है तो इट्स ए श्योरिटी कि इसकी अगली सीजन भी आएगी। इस सीरीज के थ्रू हमें पेनीवाइज के बारे में काफी कुछ बता दिया गया है, लाइक क्यों वो डेरी में ही फंसा है, देन वो एक गॉड लाइक एंटिटी है जो कि वर्ल्ड्स को खाता है, वर्ल्ड डिवाउरर है। लेकिन यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये कि आखिर पेनीवाइज के लिए टाइमलाइन कैसे वर्क करती है, क्योंकि इससे पेनीवाइज खुद कंफ्यूज्ड है। एपिसोड में पेनीवाइज कहता है कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ देख रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा साइंटिफिक और थोड़ा स्टीफन किंग के मैक्रोवर्स कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। देखो, हम इंसान लीनियर टाइम में जीते हैं, मतलब हमारे लिए कल बीत गया है, आज चल रहा है और कल आएगा। हम एक वक्त पे एक ही मोमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन पेनीवाइज एक कॉस्मिक एंटिटी है जो हमारी डिमेंशन का है ही नहीं। वो डेडलाइट्स या मैक्रोवर्स से बिलोंग करता है, जहां टाइम हमारी तरह स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, इमेजिन करो आप पुराने जमाने में कोई एक मूवी देख रहे हो जब रील्स हुआ करती थी। तो हाँ, थिएटर में आप मूवी देख रहे हो जो कि आपके लिए सीन बाय सीन चलता है, लेकिन जो प्रोजेक्टर रूम में बैठा है वो पूरी रील को एक साथ हाथ में पकड़ के देख सकता है। मतलब वो एंडिंग भी देख सकता है, बिगिनिंग भी देख सकता है। इनफैक्ट एंडिंग और बिगिनिंग एक साथ चिपके हुए होंगे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड पेनीवाइज क्यों कह रहा था कि जब वो खत्म होगा तो वो खत्म हो रहा है या फिर उसका बर्थ है। वो अपनी बर्थ और एंडिंग को एक साथ देख रहा है, एक रील की तरह। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब चीज एक साथ परसीव कर रहा है। नाउ पेनीवाइज के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि उसका जो फिजिकल शरीर है वो धरती के रूल्स में बंधा है, लेकिन उसका दिमाग कॉस्मिक है। इसलिए जब वो मार्ज को देखता है तो उसे मार्ज का बचपन, उसकी जवानी और उसका फ्यूचर बेटा रिची टोजियर सब एक साथ दिख रहे हैं। वो कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे अपनी मौत और अपना जन्म दोनों ही एक मोमेंट पे फील हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या वो शुरू हो रहा है या खत्म। ये वैसा ही है जैसे किसी इंसान को एक साथ उसकी पैदाइश और मौत दिखा दी जाए तो वो पागल ही हो जाएगा। पेनीवाइज का यही कंफ्यूजन हैलरन ने यूज किया था इल्यूजन क्रिएट करने के लिए। मतलब हैलरन को पता नहीं था ऐसा कि पेनीवाइज इस तरह से सोचता है,
बट जब हैलरन अपना इल्यूजन क्रिएट किया तो पेनीवाइज समझ ही नहीं पाया कि वो एग्जैक्टली किस टाइम को देख रहा है, क्योंकि पेनीवाइज क्लियरली कहता है कि वो खुद इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा साइंटिफिक और लॉजिकल सवाल आता है जो मार्ज ने उठाया था। सवाल ये है कि अगर पेनीवाइज पास्ट देख सकता है तो वो पीछे जाके मार्ज के पेरेंट्स को खत्म क्यों नहीं कर देता? इससे तो मार्ज पैदा ही नहीं होगी, तो फिर रिची भी पैदा नहीं होगा और पेनीवाइज भी खत्म नहीं होगा, राइट? वेल, इसका जवाब छिपा है परसेप्शन वर्सेस फिजिकलिटी के कॉन्सेप्ट में। देखो, पेनीवाइज टाइम को नॉन लीनियर वे में देख सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम किसी मैप को देखते हैं। हमें रास्ते की शुरुआत और अंत दोनों दिखता है, लेकिन देखने का मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली वहां ट्रैवल कर सकता है। वो फिजिकली अभी भी 1962 में ही मौजूद है और उसी लीनियर टाइमलाइन में कैद है। भले अपने मैक्रोवर्स में वो ट्रैवल कर पाता हो, लेकिन हमारे अर्थ पे वो यहाँ के लॉज से कुछ हद तक बाउंड है। मतलब सारे लॉज से तो नहीं, लेकिन कुछ लॉज तो उस पे भी एप्लीकेबल हो रहे हैं। इसलिए मार्ज का ये डर शायद गलत है, क्योंकि पेनीवाइज पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन हर युग में रिस्पेक्टिव लोगों को पेनीवाइज से लड़ना जरूर है। साइंटिफिकली इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स या कैजुअलिटी लूप से समझा जा सकता है। अगर पेनीवाइज वाकई में पास्ट में जाके मार्ज के पेरेंट्स को मार देता तो मार्ज पैदा ही नहीं होती, और अगर मार्ज पैदा नहीं होती तो वो अभी पेनीवाइज के सामने खड़ी होकर उससे बात कर ही नहीं रही होती। बट क्योंकि मार्ज इस वक्त जिंदा है और पेनीवाइज के सामने खड़ी है, ये अपने आप में सबूत है कि पास्ट में उसके पेरेंट्स सेफ थे और पेनीवाइज ने उन्हें नहीं मारा। पास्ट ऑलरेडी लिखा जा चुका है, यानी कि द इंक इज ड्राई। पेनीवाइज भले ही फ्यूचर देख रहा है कि रिची उसे मारेगा, लेकिन वो उस फ्यूचर को बदलने के लिए पास्ट को एडिट नहीं कर सकता। वो सिर्फ प्रेजेंट में लड़ सकता है। यही वजह है कि वो खुद को केज्ड यानी पिंजरे में कैद फील करता है। वो सब कुछ देख सकता है लेकिन बदल नहीं सकता, इनफैक्ट डेडी से बाहर जा नहीं सकता। एक और थियरी कहती है कि टाइम ट्रैवल न कर पाना भी पेनीवाइज का एक केज ही है, क्योंकि अगर वो डेडी से निकल के पूरी दुनिया को डिवाउर कर पाता तो शायद वो टाइम ट्रैवल करने के योग्य भी हो सकता था। देखो, मिलिट्री का मानना था कि जब पेनीवाइज छूट जाएगा तो पूरे अमेरिका पे छा जाएगा, फिर वो 1 साल डिवाउर करेगा बच्चों को, फिर 27 साल सो जाएगा। बट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो वो लोग नहीं सोचे वो ये कि शायद इस केज के कारण ही पेनीवाइज इस साइकिल को फॉलो करता है, जहां 1 साल वो बच्चों को खाता है, वो भी बहुत कम बच्चों को, एंड देन 27 साल के लिए सोता है टू रिकवर। अगर इन केजेस को हटा दिया जाए तो पेनीवाइज खुद कहा है कि वो एक गॉड है, वर्ल्ड डिवाउरर है, यानी उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो पूरी दुनिया को खा सकता है। और एक बार पेनीवाइज फ्री हो गया तो हम कह नहीं सकते, शायद वो टाइम ट्रैवल करने के योग्य भी हो जाए। इसलिए पेनीवाइज को डेडी में जिस तरह से कैद किया गया है वो एक प्रॉपर केज है। अगर उसे तोड़ा गया तो आगे क्या होगा ये हम में से कोई नहीं बता सकता। वैसे इस पे आपकी क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। अब आते हैं सबसे माइंड ब्लोइंग कनेक्शन पे कि कैसे वेलकम टू डेडी की ये कैरेक्टर्स फ्यूचर के लूजर क्लब से जुड़ते हैं। सबसे बड़ा रिवील तो कर ही दिया गया है, जो कि मार्ज के थ्रू हमें मिला। मतलब पेनीवाइज ही कंफर्म किया कि मार्ज का फ्यूचर में सरनेम टोजियो होगा और उसका बेटा रिची टोजियो बनेगा। ये वही रिची है जो लूजर्स क्लब का सबसे मुंहफट मेंबर था। याद है ना, जो बच्चा उसे प्ले किया है वो स्ट्रेंजर थिंग्स में माइक भी है। इस थियरी से ये भी क्लियर होती है कि रिची के अंदर जो इतनी हिम्मत थी पेनीवाइज गाली देने की, वो उसे अपनी मां मार्ज से ही मिली है। प्लस शो के अंदर मार्ज अपने दोस्त रिच को खोई थी और यही रीजन हो सकता है कि वो अपने बेटे का नाम उसके ऑनर में रिची रखती है। ये कनेक्शन रिची के कैरेक्टर को और इमोशनल बना देता है। दूसरा बड़ा कनेक्शन है हैनलन फैमिली का। लीरॉय हैनलन और उसका बेटा विल हैनलन, ये लोग भी कैसे कनेक्टेड हैं? वेल, मूवीज और बुक के हिसाब से माइक हैनलन जो फ्यूचर में डेडी में रुक कर हिस्ट्री लिखता है, उसका बाप एक्चुअली में विल हैनलन ही हो सकता है। इस सीरीज में हमने देखा कि विल ने डिसाइड किया कि वो डेडी छोड़कर नहीं जाएगा और पेनीवाइज पे नजर रखेगा। ये ट्रेड सीधा माइक हैनलन में पास डाउन होती है, जहां माइक भी फ्यूचर में अकेला लूजर होता है जो डेडी में रुकता है ताकि पेनीवाइज वापस आए तो वो सबको बुला सके। बेसिकली हैनलन फैमिली गार्डियंस ऑफ डेडी बन चुकी है, जहां शुरुआत लीरॉय से हुई, देन विल इसे आगे करेगा एंड खत्म माइक करेगा। इसके अलावा फ्यूचर सीजन्स या चैप्टर्स की बात करें तो स्टीफन किंग की लोर के हिसाब से कहानियां पीछे जाएगी। शो रनर्स ने क्लियरली बता दिया है, इनफैक्ट बुक्स में मेंशन्ड है कि पेनीवाइज हर 27 साल में आता है, राइट? तो अगला सीजन शायद 1930s में सेट होगा, स्पेसिफिकली 1935, जहां हम ब्रैडली गैंग वाले इंसिडेंट डिटेल में देख पाएंगे। इसके अलावा उसके बाद वाली सीजन की कहानी 1908 में भी जा सकती है, जहां किचनर आयरन वर्क्स का एक्सप्लोजन हुआ था। वहां ईस्टर एग हंट के दौरान फैक्ट्री फट गई थी और कई बच्चे खत्म हुए थे। ये इंसिडेंट्स पेनीवाइज की हिस्ट्री का सबसे बड़े इंसिडेंट्स माने जाते हैं। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि अगले सीजन में हम नए कैरेक्टर्स देखेंगे जो अलग टाइम पीरियड में पेनीवाइज से लड़ेंगे, और हमें पता चलेगा कि ये रिचुअल ऑफ चड जिसमें पिलर्स और डैगर्स यूज होते हैं
उनका एक्चुअल ओरिजिन कहां से हुआ था। शायद हमें नेटिव अमेरिकन का ओरिजिनल इंटरेक्शन भी और डिटेल में दिखाया जाए जब पेनीवाइज पहली बार धरती पे जागा था, और शायद हमें मैट्रिन को लेके भी और डिटेल्स दी जाएगी। वैसे मैंने इट पेनीवाइज के ऊपर कई वीडियोस बना रखी है उसके लोड पे, आप चाहे तो उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं जहां काफी डिटेल्स आपको मिलेंगी। एनीवेज, अब बात करते हैं स्टीफन किंग के यूनिवर्स कनेक्शन की, जो इस एपिसोड में भर भर के थे। सबसे ऑब्वियस था डिक हैलोरन का ओवरलुक होटल जाना। यह सीधा कनेक्ट करता है मूवी द शाइनिंग और डॉक्टर स्लीप से। हैलोरन वही कैरेक्टर है जो डैनी टॉरेंस को शाइन पावर के बारे में सिखाता है। इस शो ने एक्सप्लेन कर दिया है कि हैलोरन को ये पावर्स कैसे कंट्रोल करना आया। ऑफ कोर्स रोज की मदद से और उस मैटरन रूट की चाय पीने से। उससे पहले भी हैलोरन कंट्रोल करना सीख गया था अपनी दादी की मदद से, बट एक पॉइंट पे तो वो लूज कर गया था कंट्रोल। नाउ मैटरन एक्चुअली में वो जायंट स्पेस टर्टल है जो पेनीवाइज का दुश्मन है और यूनिवर्स को अपनी पीठ पे उठाए हुए है। जब हैलोरन ने वो चाय पी तो वो मैक्रोवर्स से कनेक्ट हुआ जहां मैटरन एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा फिनाले में हमने जुनिपर हिल असाइलम देखा। किंग के नॉवेल्स में ये जगह बार बार आती है। वहां हमने फ्यूचर की बेवर्ली मार्श को भी देखा। इंग्रिड का उससे बात करना और कहना कि डेरी में कभी कोई एक्चुअली खत्म नहीं होता, ये हिंट था कि पेनीवाइज का इन्फ्लुएंस सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल भी है, जो सालों तक लोगों को हॉन्ट करता है। इनफैक्ट हम इट वाली फिल्म में भी बूढ़ी इंग्रिड को देखे थे जिसका रूप पेनीवाइज ही लेके बैठा था, और उस टाइम भी वो सेम डायलॉग मारा था कि डेरी में कोई कभी एक्चुअली में खत्म नहीं होता। फाइनली कुछ छोटी मगर इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो कि आपने नोटिस कर ही ली होंगी, बट स्टिल मैं इन्हें पॉइंट आउट कर देता हूँ। लाइक ऑडिटोरियम में एक बच्चा टर्टल कॉस्ट्यूम में था। ये डायरेक्ट नॉट था मैटरन द टर्टल को, जो कि पेनीवाइज का नेचुरल एनिमी है। लेकिन आप जानते ही हैं कि वो डैगर जिसे लिली और बाकी लोग यूज कर रहे थे वो उस एस्ट्रॉइड का टुकड़ा था जिसमें कैद होकर पेनीवाइज धरती पर आया था। इसीलिए वो डैगर पेनीवाइज को हर्ट कर सकता है क्योंकि वो उसी के मटेरियल से बना है, मतलब वो सेम मैक्रोवर्स से। किंग की माइथोलॉजी में इसे डेडलाइट्स का फिजिकल फॉर्म माना जा सकता है। एक और बात, लीरॉय को ऑनरेबल डिस्चार्ज मिलना और उसका शर्त ये होना कि वो डेरी के इवेंट्स पर चुप रहेगा, ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार या द शॉप शायद डेरी की सच्चाई जानती है लेकिन उसे कवर अप कर रही है। अब आप पूछोगे द शॉप क्या है? देखो, शो में जनरल शॉ और कर्नल फुलर जिस तरह से पेनीवाइज को ऑब्जर्व कर रहे थे और एंड में लीरॉय हैलोरन को जो ऑनरेबल डिस्चार्ज देके चुप रहने की डील दी गई है, ये कंफर्म करता है कि ये नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। ये लोग एक्चुअली में द शॉप, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंटेलिजेंस है, उसके अर्ली मेंबर्स हो सकते हैं। अब जनरल शॉ तो बचे नहीं, लेकिन कर्नल फुलर बच गए हैं। स्टीफन किंग के यूनिवर्स में जैसे मूवी फायरस्टार्टर में दिखाया गया है कि ये एजेंसी पैरानॉर्मल चीजों और एंटिटीज को स्टडी करती है ताकि उन्हें वेपन की तरह यूज कर सके। वहाँ ये एजेंसी चार्ली नाम की एक लड़की के पीछे पड़ी थी जिसके पास आग लगाने की शक्ति थी। ये लोग उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे, इसलिए मिलिट्री वाले पेनीवाइज को मारना नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करना चाहते थे। लीरॉय का डील यही इशारा करता है कि सरकार डेरी के राज को जानती है और उसे छुपा के रखना चाहती है ताकि फ्यूचर में इस द शॉप जो है वो आगे की दूसरी फिल्म्स में जो कि कनेक्ट होती है इस यूनिवर्स से, उसमें एक बड़ा प्लॉट पॉइंट बनेगी। तो पहले एपिसोड का नाम है वी इज अस और इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक काउंटडाउन टाइमर दिखाया जाता है जो कि होता है 439 डेज 19 आवर्स 56 मिनट्स एंड 10 सेकंड्स का। देन हम कुछ साइंटिस्ट्स को देखते हैं, मोस्टली ये एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्हें स्पेस से एक अजीब सिग्नल मिलती है और ये रेडियो वेव सिग्नल थी जो कि क्लियरली एलियन थी। ये सिग्नल हर 78 सेकंड्स पर रिपीट हुए जा रही थी और ऐसे में अगले दिन तक कई साइंटिस्ट्स इसे डिकोड करने में लग गए थे। यहाँ खास बात ये थी कि ये सिग्नल 600 लाइट ईयर्स दूर से आ रही थी और फिर भी सिग्नल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऐसी स्ट्रॉन्ग सिग्नल को इतनी दूर से भेजने के लिए जो एंटीना चाहिए होगा वो अफ्रीका जितना बड़ा होगा। इस सिग्नल की पल्स 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में थी, यानी कि इट वाज नॉट बाइनरी रादर क्वार्टरनरी, जिस कारण से इसे डिकोड करना बहुत ज्यादा कठिन था। इस बात को लेके थोड़ी कंफ्यूजन थी कि अगर कोई इतनी मेहनत से सिग्नल भेजेगा तो सिग्नल को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाएगा कि उसे डिकोड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। तभी एक एस्ट्रोनॉमर का दिमाग चलता है कि ये क्वार्टरनरी सिग्नल नहीं है, रादर एक वायरल आरएनए सीक्वेंस है। अब जिन्हें वायरल आरएनए सीक्वेंस के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये बेसिकली एक वायरस का जेनेटिक कोड होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स का कोड होता है ना, वैसा ही वायरस का इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये आरएनए सीक्वेंस बताता है कि वायरस कौन कौन से प्रोटीन्स बनाएगा, कैसे रेप्लिकेट करेगा और होस्ट सेल को कैसे इन्फेक्ट करेगा। जब साइंटिस्ट कहते हैं कि वायरल आरएनए सीक्वेंस डिटेक्ट हुआ है या सीक्वेंस को मैनिपुलेट किया गया, तो इसका मतलब है कि
उन्होंने वायरस के इस जेनेटिक कोड को रीड या चेंज किया। ये सीक्वेंस समझ के लोग वायरस का ओरिजिन, म्यूटेशन और बिहेवियर एनालाइज कर सकते हैं। बस फिर क्या था, साइंटिस्ट्स इस वायरल आरएनए सीक्वेंस को क्रिएट करके डिफरेंट एनिमल्स पे टेस्ट करने लगते हैं, जैसे कि माउस पे, गिनी पिग पे, और इन टेस्ट्स का उन्हें महीनों तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता। काउंट डाउन टाइमर अब 71 डेज 13 आवर्स 21 मिनट्स तक आ गया है, यानी पिछले 368 डेज में साइंटिस्ट्स को इस वायरल आरएनए सीक्वेंस से कोई रिजल्ट नहीं मिला था। इसी के पैरेलल में हम कैरल से मिलते हैं, जो कि एक रोमांस नोवेलिस्ट है, और उनकी एक बुक सीरीज वाइकारो रीडर्स में काफी पॉपुलर है। इस सीरीज में एक पायरेट मेल कैरेक्टर है रबान, जो कि लड़कियों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। कैरल के वाइकारो सीरीज की नई बुक लॉन्च हो चुकी थी, जिसके बुक प्रमोशन और रीडिंग के दौरान हम फैंस को देखते हैं जो कि बहुत एक्साइटेड थे। हम यहाँ कैरल की मैनेजर हेलेन से भी मिलते हैं, जो कि सीक्रेटली कैरल की पार्टनर भी है। कैरल अपने फैंस को बहुत अच्छे से मिलती हैं, ऑटोग्राफ देती हैं, लेकिन प्रमोशंस के बाद हम कैरल का एक डिफरेंट एटीट्यूड देखते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कैरल को अपनी ही बुक्स पसंद नहीं है। I mean, वो ऐसे रोमांस नॉवेल्स नहीं लिखना चाहती जो कि फैंटेसी वर्ल्ड में हो, रादर कुछ सीरियस किताब लिखना चाहती हैं। लेकिन उनकी जो ये बुक सीरीज है वाइकारो, वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, फैंस की डिमांड बहुत हाई रहती है, और ऐसे में उन्हें ये रोमांटिक फिक्शनल सीरीज लिखनी ही पड़ रही है। खैर, काउंट डाउन टाइमर अब 29 डेज 23 आवर्स 49 मिनट्स पे आता है, और हम दो डॉक्टर्स को देखते हैं जो कि उसी आरएनए सीक्वेंस को रिप्रोड्यूस करने में लगे हैं। लेकिन अब तक ये लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट डॉक्टर डी है इनमें से एक, जो कहते हैं कि ये आरएनए सीक्वेंस इनकोड होता है फॉर लाइसोजेनिक वायरस, लेकिन इसका किसी भी तरह के एनिमल पे अब तक कोई असर नहीं हुआ है, लाइक रैबिट्स, माइस, गिनी पिग्स वगैरह वगैरह। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लाइसोजेनिक वायरस ऐसे काम करता है जैसे कोई चोरी छुप के घर में घुसकर सेटल हो जाए। जब वायरस होस्ट सेल में एंटर करता है तो वो तुरंत सेल को एक्सप्लोड नहीं करता, इंस्टेड वो अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट कर देता है और शांति से मल्टीप्लाई होकर सेल्स के साथ ही कॉपी होता रहता है। होस्ट को पता भी नहीं चलता कि उसके जीन्स में वायरस क्वाइटली सोया हुआ पड़ा है। बाद में अगर कंडीशंस चेंज हो जाए तो ये वायरस सडन एक्टिव हो सकता है और लाइसोजेनिक से लाइटिक मोड में शिफ्ट होकर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये मैकेनिज्म बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग बैक्टीरियोफेजेस में बहुत कॉमन है। खैर, ये दोनों डॉक्टर्स यानी डॉक्टर डी और डॉक्टर जेन अपनी फर्दर टेस्टिंग के लिए जाते हैं और वहां एक माउस को देखते हैं जो कि खत्म हो गया था। डॉक्टर जेन इस माउस को निकालती और वो उसकी हार्ट बीट फील नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये लोग ग्लव्स पहने हुए थे, सूट के अंदर थे, इसीलिए वो अपना ग्लव्स निकालती हैं ताकि वो माउस की हार्ट बीट को फील कर सकें। लेकिन एकदम से ये चूहा उन्हें काट के भाग जाता है। ये बाइट इतनी पावरफुल थी कि डॉक्टर जेन की उंगली से खून निकल गया था और ऐसे में वो तुरंत खुद को डिसइंफेक्ट करने जाती हैं। वहीं डॉक्टर डी इस माउस को पकड़ के तुरंत केज में डालते हैं। देन वो डॉक्टर जेन की तरफ देखते हैं जो कि अजीब तरह से कांप रही थी। डॉक्टर डी फौरन डॉक्टर जेन को लेके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर जेन समाप्त हो रही है बिकॉज ऑफ माउस बाइट। यहीं पे सीन कट होता है। अगले सीन में हम इसी फैसिलिटी के एक गार्ड को देखते हैं जो कि वेंडिंग मशीन से कुछ निकाल रहा था कि तभी डॉक्टर जेन अजीब तरह से स्माइल करते हुए आती हैं और गार्ड को किस कर लेती हैं। इससे गार्ड भी अजीब तरह से कांपने लगता है। वहीं हम डॉक्टर डी को देखते हैं जो कि अजीब तरह से स्माइल कर रहे थे और वो एक जैनिटर को किस करके उस तक वायरस फैला देते हैं। कुछ ही देर बाद इस फैसिलिटी के सभी लोग इन्फेक्टेड थे और सब के सब अजीब तरह से स्माइल कर रहे थे, इंक्लूडिंग गार्ड्स, जैनिटर्स, साइंटिस्ट या फिर इवन डिलीवरी का अगर कोई आया हो तो। ये सभी एकदम सिंक में लैब में रखी पीट्री डिशेस निकालते हैं और उसे चाट के मतलब उसमें अपना थूक लगा के उसे रखने लगते हैं, लाइक स्वाब से अपना सलाइवा लगाना ताकि वो लोग इसे और फैला सके। इनके साथ कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ क्या हुआ, तो सिंपल वे में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जेन का एक चूहा एक्चुअली म्यूटेट हुआ। देन वो उन्हें काटा जिससे डॉक्टर जेन म्यूटेट हो गई। उनका पूरा डीएनए चेंज हुआ और अब उनके अंदर एलियन है, मतलब वो है ह्यूमन ही लेकिन पूरा एलियन वाला सीन बन गया है। देन वो डॉक्टर डी को अपने सलाइवा से सेम चीज फैला दी और अब ये पूरी फैसिलिटी में फैल चुका है। ये लोग अब ह्यूमंस नहीं रहे, रादर किसी एलियन स्पीसीज जैसे हैं और ये हाइव माइंड है, मतलब सब एक साथ सोचते हैं, इनकी मेमोरी शेयर्ड है, माइंड से ही ये लोग कम्युनिकेट करते हैं और फिलहाल इनका एम है पूरी पृथ्वी को अपने जैसा बना देना। खैर, अब काउंट डाउन टाइमर दिखाता है 3 hours 6 minutes का और हम कैरल और हेलन को देखते हैं जो कि अपनी एक टायरिंग बुक टूर से अल्बुक्वर्की न्यू मैक्सिको लौट रही थी। ये लोग एक बार में जाती हैं क्योंकि कैरल को इस टायरिंग टूर के बाद ड्रिंक चाहिए थी। यहाँ कैरल और हेलन आपस में बातें करती हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि कैरल वाइकारो सीरीज लिख के परेशान है और अगली वाइकारो बुक लिखने से पहले वो अपनी एक सीरियस बुक को कंप्लीट करना चाहती हैं। इस पे हेलन वाज लाइक कि तुम अपनी सीरियस बुक लिख लो, पब्लिश कर लो, देन नेक्स्ट वाइकारो बुक भी लिख लेना। हेलन की बातों से कैरल वाज नॉट श्योर कि हेलन को भी उसकी सीरियस बुक पसंद है या नहीं। इसी बीच हम बार के टीवी पे देखते हैं कि मिलिट्री कुछ ऑपरेशंस करने लग रही है। I mean, वो कुछ जगह को लॉक कर रहे थे। खैर, इसके बाद हेलन और कैरल बार के बाहर स्मोक करने आते हैं जहां कैरल नोटिसेस कि आसमान में प्लेन्स अजीब तरह लाइट कर रही थी, व्हिच वाज अनयूजुअल। हेलन फोन पे कैरल की नई बुक लॉन्च पे फैंस के कमेंट्स का रिप्लाईज
देने लगती है और हम देख पाते हैं कि भले रियल लाइफ में कैरल लड़कियों को पसंद करती है, लेकिन फैंस के सामने वो ऐसा एक्ट करती है कि उन्हें भी लड़के ही पसंद है। एक फैन का क्वेश्चन था कि रबान का कैरेक्टर को लिखते वक्त आप किसको अपने मन में इमेजिन कर रही थी। इसका रियल आंसर ये है कि कैरल एक लड़की को इमेजिन करी थी, लेकिन वो रबान के कैरेक्टर को ना सिर्फ लड़का बना दी बल्कि वो कमेंट्स में जॉर्ज क्लूनी रिप्लाई करवाती हैं। मतलब वही फैंस को खुश करना, फैंस को वो बोलना जो कि फैंस सुनना चाहते हैं। खैर तभी एक कार वाला इनके साइड से निकलता है और उसकी कार सामने जाके ठुक जाती है। कैरल तुरंत कार वाले की मदद करने जाती है जो कि बेहोश पड़ा था, लेकिन अगले ही मोमेंट वो देखती है कि हेलेन अजीब तरह से कांपते हुए नीचे गिर जाती है। कैरल तुरंत हेल्प लेने बार में जाती है, लेकिन बार के अंदर के सभी लोग भी ठीक उसी तरह से कांप रहे थे या गिरे हुए थे। इन शॉर्ट कोई भी इंसान अपने होश में नहीं था। ऐसे में कैरल किसी तरह हेलेन को एक बोर्ड पे लिटा के अपनी कार में डालती है, लेकिन दोस्तों कैरल की कार ऑन ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि कैरल की कार में एक इग्निशन इंटरलॉक डिवाइस था, यानी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले उन्हें इस डिवाइस में फूंकना पड़ता था जो कि डिटेक्ट करता है कि आपने शराब पी रखी है या नहीं। इफ नहीं पी रखी है तो ही गाड़ी स्टार्ट होगी, और क्योंकि कैरल पी रखी थी तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ऐसे में कैरल उस एक्सीडेंट किए कार के बेहोश ड्राइवर को साइड करती है, देन उसकी ही कार में हेलेन को लिटाती है और पास वाले हॉस्पिटल जाती है। रास्ते में कैरल नोटिस करती है कि पूरे शहर का यही हाल था। सारे लोग इसी तरह से या तो कांप रहे थे या गिरे हुए थे। इनफैक्ट जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां भी लोग कांप रहे थे या बेहोश गिरे हुए थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। कैरल महसूस करती है कि हेलेन की सांस थम रही है और ऐसे में वो हेलेन को सीपीआर देती है, लेकिन दोस्तों हेलेन सर्वाइव नहीं कर पाती। कैरल रोती है, लेकिन एकदम से हॉस्पिटल के अंदर के सारे लोग ठीक हो जाते हैं और एक साथ इधर उधर जाने लगते हैं। कैरल जब एक डॉक्टर से बात करने की कोशिश करती है तो ये डॉक्टर एकदम से कैरल को किस करता है। इससे कैरल शॉक में आ जाती है और वो देखती है कि कुछ लोग हेलेन के शरीर को उठा रहे थे। कैरल उन्हें हेलेन के शरीर को वहीं रखने कहती है और ऐसे में सभी लोग एक साथ कहते हैं कि हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं कैरल। मतलब इन सभी लोगों को कैरल का नाम पता है और एकदम सिंक में सब एक साथ बोल रहे हैं। अब तक कैरल इतना फ्रीक आउट कर चुकी थी कि वो गाड़ी और हेलेन की बॉडी के साथ अपने घर भागती है और रास्ते में पूरे शहर के लोग बस कैरल को ही देखे जा रहे थे। पूरे शहर में तबाही मच चुकी थी जिसे सभी लोग मिलकर फिक्स करने में लग गए थे। कैरल समहाउ अपने घर पहुंचती है और वहां उसे घर की चाबी नहीं मिल रही थी। तभी पड़ोसी के बच्चे अजीब तरह से स्माइल करते हुए आते हैं, सेइंग कि कैरल तुम्हारी स्पेयर की फ्लावर पॉट के नीचे है। ये बच्चे भी क्लियरली इन्फेक्टेड थे और कैरल ये सब देख के फ्रीक आउट करती है। वो इन बच्चों को अपने से दूर रहने कहती है, देन स्पेयर की से दरवाजा खोलती है और हेलेन की बॉडी को घर के अंदर लेके जाती है। वो तुरंत न्यूज चैनल ऑन करती है जहां मोस्टली सारे चैनल ही बंद पड़े थे एक्सेप्ट अमेरिका की एक न्यूज चैनल जो कि चल रही थी। लेकिन चैनल पे जो मिनिस्टर खड़ा था वो भी कुछ बोल नहीं रहा था, रादर स्माइल किया जा रहा था और नीचे बैनर में लिखा आ रहा था कि कैरल अगर तुम्हें कोई सवाल है तो इस नंबर पे कॉल करके सब पूछ सकती हो। दिस वाज वेरी शॉकिंग और कैरल तो इतना परेशान थी कि सबसे पहले वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए दारू पीती है। फिर वो हिम्मत करके कॉल करती है और उसके कॉल के जवाब में टीवी वाला जो मिनिस्टर था वो बोलना शुरू करता है। उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि पूरी दुनिया एक साथ ऐसी बन गई है, जो कि ऑफ कोर्स उसी आरएनए सीक्वेंस के कारण हुआ है जिसे हमने सीरीज के पहले सीन में देखा था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी ह्यूमैनिटी की कन्वर्जन हो गई है। मतलब इंसान इंसान ही है लेकिन एलियंस टेक ओवर कर चुके हैं। सब लोग एक साथ सोच रहे हैं, सबकी मेमोरी शेयर्ड हो चुकी है, काइंड ऑफ लाइक हाइव माइंड। अब इस कन्वर्जन में कुछ अनफॉर्चुनेट लोग नहीं बच सके, जैसे कि हेलेन हुई, और ऐसे कई और भी लोग होंगे, जैसे कोई ड्राइव कर रहा होगा, कोई कहीं और होगा, तो उस सिचुएशन में अचानक से कांपने लग जाना, तो उनका एक्सीडेंट हुआ होगा और वो खत्म हो गए। तो हाँ, काफी सारे लोग खत्म हुए होंगे और इसके लिए ये जो लोग बन गए हैं अब हाइव माइंड, इनको बहुत खेद है। ये लोग अपने आप को वी कहते हैं, तो मैं भी वीडियो में कहूंगा ये लोग, क्योंकि ये लोग अपने आप को एक मानते हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया में सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये लोग कैरल से कहते हैं कि हम तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे और तुम्हारी जिंदगी अपनी है। रही बात की कैरल इनके जैसी क्यों नहीं बन गई, वेल कैरल काइंड ऑफ एक्सेप्शन है जिस पे रिसर्च करने में इन्हें समय लगेगा। मतलब इन्हें खुद नहीं पता कि कैरल क्यों नहीं कन्वर्ट हुई, तो ये लोग रिसर्च करेंगे और फिर बताएंगे। फॉर नाउ पूरी दुनिया का जो कन्वर्जन हुआ है उससे काफी तबाही मची है और काफी लोग खत्म हुए हैं जिसको इन्हें क्लीन अप करना है, जिसमें काफी समय लगेगा। मीनवाइल ये लोग कैरल को फूड, मेडिसिन या और कुछ भी डिलीवर करवाना है, सब कुछ ये लोग कैरल को दिला सकते हैं। बस कैरल को लैंडलाइन फोन पे 0 दबा के ऑर्डर करना है। लैंडलाइन है इसीलिए क्योंकि मोबाइल टावर्स फिलहाल काम नहीं कर रहे। ये सब सुन के कैरल एकदम फ्रीक आउट करने लगती है और पूछती है कि क्या ये एलियन इन्वेजन है, क्या ये लोग कैरल का माइंड भी पढ़ सकते हैं। वेल इनका कहना था कि नहीं, हम माइंड नहीं पढ़ सकते, रादर इनके पास हर कंट्रोल्ड इंसान की मेमोरी एक जगह है जिससे ये चीजें जानते हैं। हेलेन भी खत्म होने से पहले इनमें से एक बन गई थी, जिस कारण से इनके पास हेलेन की भी सारी मेमोरी है, इसीलिए ये लोग कैरल को अच्छी तरह से जानते हैं। कैरल फिर भी पूछती है कि तुम लोग कौन हो, और ऐसे में ये बताते हैं कि ये लोग बेनिफिशियरीज हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज के। 14 महीने पहले एस्ट्रोनॉमर्स को एक रेडियो सिग्नल मिला था फ्रॉम 600 लाइट ईयर्स अवे। ये सिग्नल 4 टोन से बना था विच रिप्रेजेंटेड गुआनाइन, यूराकिल
एडेनाइन और साइटोसिन। ये एक रेसिपी है फॉर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच वी कॉल आरएनए। साइंटिस्ट इसको रिक्रिएट किए इन ए लैब एंड इट्स मोर लाइक अ वायरस। मतलब एग्जैक्टली वायरस भी नहीं है, मोर लाइक अ साइकिक ग्लू जिससे सब एक साथ बाइंड कर चुके हैं। फिलहाल कैरल जिससे बात कर रही है वो इंडिविजुअल डेविस टैफलर नामक बंदा है, जो कि अंडर सेक्रेटरी है ऑफ एग्रीकल्चर फॉर फार्म प्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन। अनफॉर्चुनेटली यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बच सके, ये जो पूरा कन्वर्जन हुआ उसमें, लेकिन इस सब का अब कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि सभी एक हैं और कोई अब प्रेसिडेंट नहीं है, हर इंसान सेम है। और कैरल यहाँ जब एक इंसान से बात कर रही है तो वो एक्चुअली में पृथ्वी के सभी इंसान से एक साथ बात कर रही है। ये सुनते कैरल पूछती है कि क्या उसके जैसे अनअफेक्टेड लोग और हैं, और ये लोग बताते हैं कि हाँ, कैरल के अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ 11 और लोग हैं जो कि अनअफेक्टेड हैं। ये लोग बाकी 11 लोगों को भी रीच आउट कर चुके हैं, उन्हें शांत कर रहे हैं और इनका प्लान है कि ये लोग जल्द ही फिगर आउट करेंगे कि क्यों ये 12 लोग अफेक्ट नहीं हुए। वंस ये लोग फिगर आउट कर लेंगे तो इन्हें भी अपने जैसा बना देंगे। कैरल कहती है कि अगर मैं तुम्हारे जैसी ना बनना चाहूं तो। इसका जवाब ये आता है कि एक बार कैरल समझ पाएगी कि ये सब कितना अच्छा है, कितना सही है, तो कैरल खुद इसे एक्सेप्ट करेगी। ये सुन के कैरल फोन काट देती है और टीवी भी ऑफ कर देती है। एपिसोड 1 के अंत में हमें फिर से टाइमर दिखाया जाता है, लेकिन ये काउंट डाउन टाइमर नहीं था, रादर जनरल टाइमर था जिसमें टाइम आगे बढ़ रहा था एंड इट वाज शोइंग 1 आवर। यानी कि दोस्तों काउंट डाउन टाइमर इस मास कन्वर्जन की काउंट डाउन थी और अब कन्वर्जन के बाद का टाइमर शुरू हुआ है। मैं इसे कन्वर्जन इसलिए बोल रहा क्योंकि ह्यूमन सब भी ह्यूमन ही हैं और अचानक से एलियन जैसे बन गए हैं, हाइव माइंड बन गए हैं। खैर, दूसरे एपिसोड का नाम है पायरेट लेडी और यहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि मोरक्को में होती है और वो गंदे कपड़े पहनी थी। वो एक कार एक्सीडेंट में खत्म हुए आदमी की बॉडी निकालती है, देन वो पास के आदमी से बाइक लेके बौ खलीफ टैंगर एयरपोर्ट जाती है। फिर वो खुद से प्लेन उड़ा के न्यू मैक्सिको पहुंचती है। यहाँ वो क्लीन अप करती है, विग डालती है, देन कार चलाते हुए सीधा कैरल के घर के बाहर पहुंचती है। कैरल सुबह सुबह अपने घर के गार्डन एरिया को डिग कर रही थी ताकि वो हेलेन को यहाँ दफना सके। ये मोरक्को वाली लड़की जिसका नाम जोजिया था, वो कैरल को ब्रेक लेके पानी पीने कहती है वरना वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। ऐसा जोजिया का ओपिनियन नहीं था बल्कि दुनिया के हर एक मेडिकल डॉक्टर की ओपिनियन थी। कैरल जोजिया से पूछती है कि उसे कैसे पता कि कैरल काफी देर से यहाँ डिग कर रही है, पानी नहीं पी रखी है। और जोजिया कहती है कि आसमान में 40,000 फीट ऊपर एक मिलिट्री ड्रोन है जो कि कैरल पे नजर रख रहा है। अब कैरल जोजिया को देख के रियलाइज करती है कि जोजिया बिल्कुल वैसे दिख रही थी जैसा कैरल अपने बुक में रबान कैरेक्टर को इमेजिन की थी। जी हाँ दोस्तों, ये हाइव माइंड क्रीचर्स हेलेन की मेमोरी से ये बात निकाल लिए थे कि रबान पहले एक लड़की होने वाली थी और रबान को जब कैरल इमेजिन की थी तो वो लड़की ऐसे ही दिखने वाली थी जैसे जोजिया दिख रही है ना। रबान एक पायरेट लेडी होने वाली थी, ये बात सिर्फ कैरल और हेलेन को ही पता था क्योंकि जब फाइनल बुक पब्लिश होकर निकली थी तो रबान वहाँ एक लड़का था ना। ऑफ कोर्स ये हाइव माइंड लोगों को हेलेन की मेमोरी से ये बात पता चल गई होगी और ये लोग पूरी दुनिया में सर्च किए और रबान जैसा था, मतलब इमेजिनेशन में वैसी सिमिलर दिखने वाली लड़की को लेके कैरल के पास भेज दिए हैं। वैसे भी अब जबकि सबका माइंड कनेक्टेड है तो पूरी दुनिया ही हर स्किल जानती है, इसलिए जोजिया खुद बाइक चलाई, खुद प्लेन चलाई और यहाँ पहुंच गई। कैरल जोजिया को देख के काफी फ्रीक आउट करती है और वो अपने ऊपर से मिलिट्री ड्रोन हटवाने कहती है। देन जोजिया द्वारा दिया गया पानी फेंक देती है। जोजिया कहती है कि कैरल जहाँ डिग कर रही है उसमें काफी वोल्केनिक सॉइल है जिसे खोदना मुश्किल है। इफ कैरल वांट्स तो ये लोग कैरल की इसमें मदद कर सकते हैं। इस पॉइंट तक कैरल गुस्सा हो चुकी थी और जोजिया पे खूब चिल्लाती है। ऐसे में जोजिया एकदम से शॉक होती है और वो कांपने लग जाती है। जी हाँ, वो कांपते हुए गिर जाती है। जोजिया के कांपने से पूरी दुनिया के लोग एक साथ कांपने लगते हैं और कैरल ये देख के काफी परेशान होती है। वो टाउन में जाती है जहाँ सभी जोजिया वाली हालत में थे और कैरल एक वायर से लटके आदमी को नीचे लाने की कोशिश करती है। तभी सभी एकदम से रिकवर करते हैं, होश में आते हैं और कहने लगते हैं कि कैरल हम लोग सब ठीक हैं, हम यहाँ से टेक ओवर कर लेंगे सारा काम। इसके बाद कैरल वापस घर जाती है और जीरो कॉल करके जोजिया को बुलवाती है। सबसे पहले जोजिया कैरल के पास वापस आती है और वो बताती है कि कैरल के जो डायरेक्टेड नेगेटिव इमोशंस होते हैं इनकी तरफ, वो कहीं ना कहीं इन्हें इफेक्ट करते हैं। कैरल पूछती है कि अभी उसके कारण वर्ल्ड में कितने लोग खत्म हुए, क्योंकि जोजिया जब एकदम से कांपने लगी होगी तो पूरा दुनिया कांपा, तो कई लोग कुछ काम कर रहे होंगे, उसी बीच फंस गए होंगे, तो हादसा तो हुआ ही होगा। और इस सवाल का जवाब जोजिया क्लियर नहीं देती, घुमा फिरा के देने लगती है। लेकिन इट वाज क्लियर कि कैरल के गुस्सा होने से पूरी दुनिया में हजारों लोग खत्म हुए होंगे और ये समझ के कैरल सदमे में उल्टी करती है। खैर, इसके बाद कैरल और जोजिया मिलके थोड़ी खुदाई करते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद जोजिया सजेस्ट कि हम इसे जल्दी कर सकते हैं इफ यू कैन अलाउ। कैरल के हामी भरते अगले क्षण हेलीकॉप्टर से जेसीबी लाया जाता है, जिसे तुरंत खुदाई करके ये लोग हेलेन को दफना देते हैं। अब उस तरह जब कैरल जोजिया से बात कर रही होती है तो उसे पता लगता है कि अर्थ के सीक्रेट प्लेसेस के लोग भी अफेक्टेड हैं, जैसे जो लोग सबमरीन्स के अंदर होंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि स्पेस में हैं, या फिर एरिया 51 जैसे सीक्रेट जगह के लोग, सब के सब एलियंस बन चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। ये जो इन्वेजन हुआ है ये पहले इन्हीं इंपॉर्टेंट लोगों को टारगेट किया एंड ओवर द टाइम स्मूथली होने लगा था, लेकिन फिर मिलिट्री को इसकी भनक लग गई थी और ऐसे में इन्हें एक ही रात में पूरी दुनिया को अपने जैसा बनाना पड़ा, जिसमें कई जानें चली गई।
कितनी वो आपको आगे पता चलेगा। फॉर नाउ जोजिया बताती है कि एक और बंदा पराग्वे में मिला है जो कि इन सब से इफेक्ट नहीं हुआ है और वो बंदा अब तक इनसे कांटेक्ट तक नहीं किया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे दुनिया में सिर्फ 13 लोग ऐसे बचे हैं जो कि अब भी इंसान हैं, बाकी सभी लोग यही हाइव माइंड एलियन बन चुके हैं। कैरल पूछती है कि इनमें से कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं और जोजिया बताती है कि कैरल को छोड़ के 5 और लोग हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं। कैरल इन 5 से मिलना चाहती थी और जोजिया 1-2 सेकंड में ही बता देती है कि 5 हाँ बोल दिए हैं फॉर दिस रिक्वेस्ट। बस फिर क्या था, अगले दिन कैरल प्लेन में अकेली पैसेंजर बन के इन 5 से मिलने बिलबाओ जाती है। यहाँ कैरल इनसे मिलती है जिनमें से सिर्फ 4 लोग फिलहाल आए थे जो कि थे ओटोंग बायोर, शाओमे, कुसीमायो एंड लक्ष्मी। ये 4 लोग अपनी फैमिलीज भी लेके आए थे जो कि ऑफ कोर्स एलियन बन गए थे। स्टिल ये लोग अपनी फैमिली को फैमिली जैसा ही ट्रीट कर रहे थे। एक और बंदा आने वाला था फ्रॉम मॉरिटानिया और उसे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि वो स्पेशल यूएस एयरफोर्स 1 एरोप्लेन में आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि सिर्फ 13 लोग ही इस दुनिया में बचे हैं तो ये एलियंस लोग इन 13 लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो आप जो कुछ रिक्वेस्ट करो, चाहे रिक्वेस्ट कितनी भी अजीब हो, कितनी भी ओवर द टॉप हो, ये एलियंस लोग उसे पूरा करेंगे। सो यस, 5वां बंदा फाइनली आता है जिसका नाम कोम्बा डियाबाटे था और उसके साथ कई लड़कियां भी थी। क्यों, वो आप समझ गए होंगे, मतलब बंदा एंजॉय कर रहा है लाइफ। सो यस, इनकी मीटिंग उसी प्लेन में होती है जो कि गजब की प्लेन थी और कैरल रिक्वेस्ट करती है कि ये मीटिंग रियल ह्यूमंस के बीच ही हो, बाकी ये एलियंस नहीं रहेंगे, ना ही इस मीटिंग की कोई रिकॉर्डिंग होगी। तो हाँ, सारे हाइव माइंड वाले लोग एलियंस चले जाते हैं और कैरल इन 5 को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि कैसे ये लोग अपोकलिप्स में हैं अभी और इन ह्यूमंस को ही मिलके किसी तरह इस सब को रिवर्स करना होगा। लेकिन बाकी 5 लोग कैरल से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि वो लोग दुनिया की कोई भी लग्जरी एंजॉय कर सकते हैं, देन ये एलियंस एकदम हार्मफुल नहीं है। लक्ष्मी तो अब भी अपनी फैमिली को अपना ही मान रही थी, सेइंग मेरा बेटा ही है, मेरे पेरेंट्स हैं, वो लोग एलियंस नहीं है तो उन्हें एलियंस मत बुलाओ। लक्ष्मी तो कैरल पे गुस्सा भी होती है क्योंकि जब कैरल जोजिया पे गुस्सा करके चिल्लाई थी तब लक्ष्मी की फैमिली कार में थी और उसके ग्रैंडफादर कार चला रहे थे। ग्रैंडफादर के भी कांपने से उनकी कार क्रैश हुई जिसमें उसके ग्रैंडफादर समाप्त हो गए और हम देख पाते हैं लक्ष्मी के सर पे भी चोट आई है। तो लक्ष्मी तो ऑलरेडी ही कैरल को हेट कर रही थी। डियाबाटे कहता है कि एलियन टेक ओवर के बाद पूरी दुनिया में अब कोई क्राइम नहीं है, सारे जेल खाली है, सभी जू को ओपन करके एनिमल्स को छोड़ दिया गया है, कोई भी कुत्ता अब लीश पे नहीं है, जिसको जहां मन है वो वहां घूम सकता है और इतिहास में पहली बार वर्ल्ड पीस एक्चुअल में कायम हुआ है। तो हम इसे क्यों ही डिस्टर्ब करें। कुसीमायो तो एलियंस में से ही एक बनना चाहती थी एंड शी वाज होपिंग कि एलियंस जल्दी से इन्हें भी कन्वर्ट करने का तरीका ढूंढ निकाले। कैरल पाती है कि जितने भी ह्यूमंस बचे हैं ये सभी लोग एलियंस से पूछ चुके हैं ऑलरेडी कि उनके दिमाग में क्या चलता है, मतलब वो एलियंस कैसा फील करते हैं, उनका नाम क्या है, मतलब हर एक इंसान को एक उनका पर्सनल शैपरोन दिया गया है। लेकिन कैरल तो अपने शैपरोन का नाम तक नहीं पूछी है। मतलब हम जानते हैं कि उसका नाम जोजिया है लेकिन कैरल अब तक ये जानती नहीं और कैरल अभी तक एलियंस को जानने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की है। लक्ष्मी कहती है कैरल से कि तुम पहले अपने आप को एजुकेट करो। इन शॉर्ट यहाँ जितने भी 5 ह्यूमंस थे वो सब कैरल के अगेंस्ट थे, स्पेशली लक्ष्मी। इस पॉइंट पे डियाबाटे सिचुएशन काम डाउन करके कहता है कि हमें अब कुछ खा लेना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन में हम इन 6 लोगों को डाइन करते देखते हैं जहाँ एलियंस इनके लिए एकदम बेहतरीन खाना बना के लाए थे। जोजिया बताती है कि भले खाने में चिकन, फिश, बीफ सब है लेकिन ये एलियंस किसी भी जीवित प्राणी को खत्म नहीं कर सकते। ये लोग मोस्टली वेजिटेरियन हैं। ये लोग अपने आप खत्म हुए प्राणी का ही खाना बनाते हैं क्योंकि इनकी फितरत में किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट करना है ही नहीं। ये ऐसा कर ही नहीं सकते, दे आर नॉट केपेबल ऑफ इट। ये सुन के कैरल वाज लाइक कि तुम लोग हिपोक्रेट हो क्योंकि जब तुम अर्थ पे टेक ओवर किए तो उसमें कई लोग एक साथ खत्म हुए होंगे, तब तुमने ये सब नहीं सोचा। ये सुन के लक्ष्मी कैरल से कहती है कि कैरल बिना गाली दिए बात करे क्योंकि लक्ष्मी का बेटा रवि भी यहाँ है। इस पे कैरल को हंसी आ जाती है क्योंकि लक्ष्मी का बेटा रवि अब रवि है ही नहीं और ये प्रूव करने के लिए कैरल रवि से एक कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर पूछती है जो कि छोटा रवि बताने भी लगता है क्योंकि दुनिया के सारे सर्जन्स की नॉलेज रवि के अंदर है। सब कुछ कनेक्टेड है ना, तो सब लोग सब कुछ अब जानते हैं। हर कोई एस्ट्रोनॉट है, ऑथर है, साइंटिस्ट है, क्रिकेट प्लेयर है, सब है। कैरल फिर से जोजिया से पूछती है कि उनके टेक ओवर में कितने लोग समाप्त हुए और फाइनली जोजिया नंबर देती है विच वाज 886,477,591 पीपल। ये सुन के कैरल कहती है कि इतने सारे लोग को तुमने एक साथ खत्म कर दिया और तुम बोलते हो कि हम किसी को हार्म नहीं कर सकते। इसके जवाब में लक्ष्मी कैरल से कहती है कि कैरल जब जोजिया को डांटी थी जिससे जोजिया कांपने लगी थी तो कैरल के उस एक हरकत से उस एक पर्टिकुलर टाइम पे 11 मिलियन लोग खत्म हुए। क्योंकि देखा जाए तो उस टाइम पे अगर कोई ड्राइव कर रहा हो या कोई और काम कर रहा हो देन कांपने लगा तो वो खत्म ही हो जाएगा ना। ये सुन के कैरल वो शॉक्ड, वो दारू पी के यहाँ से जाने लगती है सेइंग कि तुम लोग एंजॉय करो लाइफ, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस। कैरल अब तक इतना पी चुकी थी कि वो गिर जाती है और जोजिया उसे उठाने आती है लेकिन कैरल एकदम से जोजिया पे चिल्लाती है जिससे जोजिया फिर से कांपने लगती है। जोजिया के कांपते सभी एलियन सेम तरह से कांपने लगते हैं इंक्लूडिंग लक्ष्मी सन और लक्ष्मी यहाँ हिंदी में कैरल को भड़ भड़ के गाली देती है। अगले सीन में हम कैरल को होटल में सो के उठते देखते हैं और
और अब तक सब कुछ कंट्रोल में था। जोजिया कैरल को बताती है कि 5 में से 4 लोग कैरल को हेट करते हैं एक्सेप्ट दियाबाटे, जो कि अब भी चिल है। दियाबाटे लाइफ को सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा था। I mean, उसके आसपास सिर्फ लड़कियां थी, सुपर मॉडल साड़ी, और उसके पास दुनिया की हर एक लग्जरी थी। कैरल वापस उससे मिलती है और दियाबाटे कहता है कि वो वेगस जा रहा है, जहां वो कैरल की शैपरेन जोजिया को भी साथ लेके जाना चाहता है। ऑफ कोर्स रीजन आप समझ रहे होंगे। कैरल वाज लाइक, तुझे जो करना है कर, जिसके साथ सोना है सो जाओ, आई डू नॉट केयर। कैरल जोजिया से कहती है कि तुम ही चूज करो कि तुम्हें किसके साथ जाना है, और जोजिया कहती है कि हम चूज नहीं कर सकते, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट आपको खुद ही रिजॉल्व करना होगा, हम बस ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। और ये सुन के कैरल गिव अप कर देती है, यानी जोजिया अब दियाबाटे के साथ जाएगी। इसके बाद कैरल अपने प्लेन में बैठ के वापस जाने लगती है, लेकिन एकदम से वो फील करती है कि वो जोजिया को दियाबाटे के साथ नहीं जाने दे सकती। ऐसे में वो दियाबाटे के प्लेन के सामने खड़ी होके उसकी प्लेन रुकवाती है, देन जोजिया को अपने साथ वापस न्यू मैक्सिको लेके जाती है। यहीं पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाती है। अब थर्ड एपिसोड का नाम है ग्रेनेड, और शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब कैरल और हेलेन एक ऐसे होटल में ठहरे थे जो कि पूरी तरह से आइस का बना हुआ था। लिटरली 300 टन आइस से ये होटल बना था। जी हाँ, इस होटल की बेड तक आइस से बनी थी, एंड दिस वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। हर साल टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये होटल पिघल जाती है और फिर इसे वापस बनाया जाता है। इस सीन में हम समझ पाते हैं कि वेकेशन पे भी कैरल हमेशा परेशान ही रहती थी कि उसकी बुक बेस्ट सेलर में आई या नहीं। वहीं हेलेन थोड़ा एंजॉय करने में मानती थी। ये दोनों साथ में ऑरोरा लाइट्स भी देखते हैं। खैर, प्रेजेंट में कैरल प्लेन में अपने होम टाउन जा रही है और यहाँ उसके साथ जोजिया भी है। कैरल जोजिया से बाकी नॉन इंग्लिश स्पीकर्स के बारे में पूछती है और जोजिया सबकी डिटेल्स देती है। कैरल पता लगाना चाह रही थी कि बाकियों में कोई मेडिकल फील्ड में है या नहीं जो कि इस कन्वर्जन को स्टडी कर सके, देन इसे शायद रिवर्स भी कर सके, लेकिन ऐसा कोई नहीं बचा था। इन एलियंस को सिर्फ एक बंदे के बारे में नहीं पता था, वही बंदा जो कि पैराग्वे में है और वो अब तक इनसे बात तक नहीं किया है, रादर वो आइसोलेशन में रह रहा है। उस बंदे का नाम मनुसोस ओविएडो है, जो कि एक सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटी चलाता है और वो स्पेनिश बोलता है। नाउ कैरल थोड़ा बहुत स्पेनिश जानती थी और इसीलिए वो मनुसोस से बात करना चाहती थी। ऐसे में जोजिया उसे मनुसोस का पर्सनल फोन नंबर लगा के देती है, लैंडलाइन वाला। मनुसोस पहले तो फोन नहीं उठाता और जब एक बार उठाता है तो गाली देके फोन रख देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एलियंस ही उसे कॉल कर रहे हैं। ऐसे में कैरल तो गुस्सैल है ही, वो भी कॉल करके स्पेनिश में मनुसोस को गाली दे देती है। खैर, इसके बाद कैरल वापस अपने घर आती है और जाने से पहले जोजिया उसके सारे मेल्स उसको देती है और एक गिफ्ट भी देती है। ये गिफ्ट कैरल के लिए हेलेन ऑर्डर करी थी ताकि आफ्टर बुक टूर कैरल रिलैक्स कर सके। और गिफ्ट क्या था? वेल, ये एक मसाजर था। ये मसाजर कैरल पहले देखी थी लेकिन खरीदी नहीं थी बिकॉज ये काफी एक्सपेंसिव था। इस पॉइंट पे कैरल को गुस्सा आने लगता है क्योंकि इन एलियंस के पास हेलेन की सारी मेमोरीज थी जो कि कैरल को पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए कैरल 0 पे कॉल करके बोल देती है कि ये लोग हेलेन की सारी मेमोरीज भूल जाएं। नाउ ऑफ कोर्स एलियंस के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल ही नहीं था, तो कैरल कह देती है कि अब से वो लोग हेलेन की मेमोरी से रिलेटेड बातें कैरल से नहीं करेंगे और इसके लिए एलियंस मान जाते हैं। खैर, इसके बाद कैरल अकेले टाइम पास करती है और दिन में उसके घर पे एलियंस खाना छोड़ के जाते हैं। ये स्पेशल फूड था जो कि कैरल 2012 में कभी खाई थी और तब वो शेफ को काफी कॉम्प्लीमेंट की थी फॉर दिस फूड। वेल, वही शेफ अगेन ये स्पेशल फूड बनवा के कैरल तक भिजवाया था, क्योंकि अब सबकी मेमोरी एक्सेसिबल है और सबकी मेमोरी अच्छे से याद भी है, तो एलियंस को ये सब पता था और ऐसा वो लोग कैरल के लिए कर रहे थे। नाउ ऐसा एलियंस इसलिए कर रहे थे ताकि कैरल खुश हो, लेकिन कैरल को तो ये सब बहुत अजीब लगता है। इनफैक्ट वो खाना फेंक देती है। नाउ एलियंस को ये तक पता था कि कैरल के फ्रिज में ज्यादा खाना नहीं है, क्योंकि जो हेल्पर इसका घर क्लीन करके गई थी वो देखी थी कि फ्रिज में बस थोड़ा दूध वगैरह ही था। कैरल सबसे फ्रस्ट्रेट हो रही थी और वो कार में पास के सुपरमार्केट स्प्राउट्स में जाती है। वो पाती है कि पूरा सुपरमार्केट खाली था और वहाँ कोई भी सामान नहीं था। कैरल फोन करके जोजिया से पूछती है, जो कि बताती है कि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बचाने और वेस्टेज कम करने के लिए मोस्ट प्लेसेस को खाली कर दिए हैं और सब कुछ एकदम सेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कैरल को कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो वो लोग डिलीवर करवा सकते हैं। ये सुन के कैरल कहती है कि मुझे स्प्राउट सुपरमार्केट वापस चाहिए, यहाँ का सारा सामान ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले था। इसके कुछ ही देर बाद ढेर सारे ट्रक्स आते हैं जिनमें से कई लोग एक साथ सुपरमार्केट का सारा सामान लेकर आए थे। देन कुछ ही मिनटों में ये लोग वापस से सुपरमार्केट को भर देते हैं और यहाँ सभी एक साथ हाय कैरल बाय कैरल कर रहे थे। इनके जाने के बाद कैरल अकेले शॉपिंग करती है और घर पे खाना बना के खाती है ना। उस रात एकदम से कैरल के घर की लाइट चली जाती है। इनफैक्ट पूरे टाउन की लाइट जाती है। कैरल 0 पे फोन करके पता करती है और वो पाती है कि ये लोग बिजली बचाने के लिए पूरे टाउन की लाइट काट दिए हैं और गलती से वो लोग कैरल के घर का भी लाइट काट दिए। रात में ये लोग सिर्फ एसेंशियल ऑपरेशंस को ऑन रखते हैं, लाइक हॉस्पिटल इमरजेंसीज एंड ऑल, बाकी सभी सो जाते हैं। तो हाँ, ये लोग तुरंत कैरल के घर पे लाइट वापस देते हैं और कैरल यहाँ गुस्सा करने लगती है। इस पे एलियंस वे लाइक कि उन्हें बस कैरल को खुश करना है, जिसके लिए वो कुछ भी करेंगे। कैरल कह देती है कि हैंड ग्रेनेड दे दो, उससे सब फिक्स हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद जोजिया वाकई में एक हैंड ग्रेनेड लेके कैरल के घर पे आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, कैरल से समझाती है कि ये बस एक सरकाज़म था और यहाँ कैरल जोजिया को घर में ड्रिंक बना के देती है। कैरल पूछती है कि अगर जोजिया ड्रंक हो गई, मतलब शराब पी लेती है, तो क्या पूरी दुनिया नशे में आ जाएगी? जोजिया बताती
बताती है कि भले इनकी मेमोरी शेयर्ड है, ये लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया नशे में नहीं आएगी। फिजिकली एक इंसान को जो फील होता है वो इंडिविजुअल ही है, चाहे वो पेन हो या कुछ और, लेकिन इनकी जो थॉट्स है वो सिमिलर है। तो अगर किसी को दर्द हुआ तो दूसरे लोग भी समझ पाएंगे कि उसे दर्द हुआ, उन्हें दर्द नहीं होगा। तो अगर ये दारू पीती है तो सब समझ पाएंगे कि हाँ, जोजिया का जो शरीर है वो पी चुका है, लेकिन सभी लोग नशे में नहीं होंगे। अब जोजिया यहाँ कुछ कुछ दारू पे ज्ञान देने लगती है कि ये सब कैसे बना था, ये वाला पर्टिकुलर बॉटल कब बना था, मतलब जैसे हमारा चैट जीपीटी बात करता है ना हमसे, सिमिलर वैसा ही, एआई जैसा। और कैरल उसे रोक के पूछती है कि उनकी रिसर्च कहां तक पहुंची। आई मीन वही रिसर्च टू फाइंड आउट कि दुनिया में 13 लोग कन्वर्ट क्यों नहीं हुए और उन्हें कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जोजिया बताती है कि रिसर्च अभी चल ही रही है, जिसे पूरा करने में वीक्स या मंथ्स लग सकते हैं। कैरल गुस्सा होकर बोलने लगती है कि तुम लोग कहते हो कि हम किसी को हार्म नहीं करते, हम पीसफुल हैं, लेकिन कन्वर्जन तो फोर्स्ड कर रहे हो। या किसी इंसान का ओपिनियन लिया गया इस कन्वर्जन से पहले? इसके जवाब में जोजिया काफी इंटरेस्टिंग बातें कहती है। जोजिया वाज लाइक कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे जैसा बन के कैसा अमेजिंग फील होता है, लेकिन हमें पता है कि ह्यूमंस कितने मिजरेबल थे। मतलब किसी के ऊपर काम का प्रेशर, कोई गरीब है, कोई डिप्रेस्ड है, 10 तरह की टेंशंस थी हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। सो इट्स लाइक अगर आप किसी को पानी में डूबते हुए देखोगे तो आप उनका कंसेंट नहीं लोगे कि हम आपको बचाए या नहीं बचाए, सीधा उन्हें बचा लोगे। इन शॉर्ट जोजिया के हिसाब से ह्यूमैनिटी डूब रही थी और एकदम बेकार हालत में थी, जिसे ये एलियंस आके फिक्स किए हैं। अब दुनिया में वेस्टेज नहीं है, क्राइम नहीं है, सब पीसफुल है, किसी के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी तरह का रेसिज्म नहीं है, सब एक बराबर है, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, एकदम प्योर इक्वालिटी। इनफैक्ट सभी लोग सब कुछ करते हैं। मतलब अगर एक प्रेसिडेंट है तो वो भी आके आपका बाथरूम साफ कर रहा होगा। मतलब सब कोई सब कुछ कर सकते हैं, एकदम इक्वल हो चुका है हर कुछ, और सब एक दूसरे की मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं। तो हर कोई डॉक्टर है, हर कोई इंजीनियर है, हर कोई ऑथर है, हर कोई क्रिएटर है, कोई झूठ नहीं है, कोई छलावा नहीं है, कोई धोखा नहीं है। ये सब सुन के कैरल और भड़कती और नशे में वो ग्रेनेड उठा के उसका पिन निकाल देती है। कैरल को लग रहा था कि ये लोग उसे नकली हैंड ग्रेनेड दिए होंगे, लेकिन दोस्तों ये असली हैंड ग्रेनेड था। अभी एकदम से जोजिया कैरल के हाथ से हैंड ग्रेनेड लेके बाहर फेंकती है और वो कैरल को कवर करती है। ग्रेनेड फटता है जिसमें जोजिया बुरी तरह चोटिल होती है, लेकिन कैरल को बस खरोंचे ही आई थी। इस चोटिल हालत में भी जोजिया स्माइल ही कर रही थी, सेइंग हेल्प आ जाएगी, और अगले ही क्षण एयर एम्बुलेंस सब आती है जो कि जोजिया को अस्पताल लेके जाती है। नाउ हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि जोजिया इज सेफ, और दोस्तों यहाँ जो डॉक्टर था वो किसी DHL डिलीवरी वाला वर्कर था। आई मीन अब तो दुनिया में सभी डॉक्टर है ना, सभी नर्स है, तो सभी सब कुछ है, राइट? तो कोई भी ऑपरेशन कर सकता है। खैर कैरल इस डिलीवरी वाले बंदे से पूछती है कि तुम लोग मुझे रियल हैंड ग्रेनेड क्यों दे दिए? बंदा कहता है कि हम तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैरल वाज लाइक कि मुझे अगर बजूका चाहिए या एटम बॉम्ब चाहिए तो वो भी दे दोगे? ये लोग कहते हैं हाँ, अगर तुम्हें एटम बॉम्ब चाहिए तो हम सवाल करेंगे कि क्यों चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें दे देंगे इफ यू वांट इट। इनफैक्ट वो कैरल से पूछता भी है कि तुम्हें चाहिए क्या एटम बॉम्ब? कैरल इससे काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो उस बंदे को जाने कहती है। यहीं पे 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी प्लूरीबस के पहले 3 एपिसोड की कहानी, और यहाँ मैं पहले वीडियो में सिर्फ 3 एपिसोड ही इसलिए कवर किया क्योंकि मेनली जो पूरा वर्ल्ड टेक ओवर था वो इन्हीं 3 एपिसोड्स में था। आगे कहानी काफी स्लो लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगी, और इसलिए आई विल ट्राई कि अगली वीडियो में मैं बाकी बचे हुए 6 एपिसोड्स को कवर कर लूंगा। ऐसे भी आगे इन एलियंस के कई राज खुलने वाले हैं, और हमें ये भी पता लगेगा कि क्या इस सब को रिवर्स किया जा सकता है। क्योंकि सोच के देखो, ये एलियंस खाते क्या होंगे? क्योंकि ये किसी को हार्म नहीं करते तो खाएंगे क्या? कैसे इनकी लाइफ चल रही है? ये लोग तो इतने हार्मलेस हैं कि पेड़ तक को हार्म नहीं करते, फल तक नहीं तोड़ सकते हैं। ये सब आपको आगे पता चलेगा डिटेल में। सो यस, अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, एंड साथ ही हम ढेर सारी थियरीज पे भी बात करेंगे ही। वैसे मुझे प्लूरीबस देख के रिक एंड मॉर्टी के सीजन 2 एपिसोड 3 की याद आ गई। एपिसोड का नाम था ऑटो इरोटिक एसिमिलेशन, जिसमें यूनिटी थी एक हाइव माइंड हु वाज इन लव विथ रिक। मतलब पूरा जो प्लैनेट था वो यूनिटी ही थी। वहां भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही कुछ सिमिलर था, मतलब एकदम सेम नहीं था, सिमिलर था। वैसे इस हाइव माइंड कॉन्सेप्ट पे हम अगली वीडियो में और बातें करेंगे ही, मतलब इस पे काफी थियरीज में चर्चा होगी। फॉर नाउ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।